हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले टीसीएस इग्नाइट का सैंपल पेपर जो उन्होंने रिलीज किया है उसका डिटेल सॉल्यूशन। और मैं एक गारंटी लेता हूं कि आपको ये डिटेल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और आप ये बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको ये डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस कंप्लीट सेशन में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि टीसीएस इग्नाइट में किस लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सैंपल पेपर है तो इससे ज्यादा ही लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, करना ही चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी गुड न्यूज भी है, अगर इस वीडियो को अगर 100+ लाइक्स अगर आ गए तो हम एक वन शॉट सीरीज लॉन्च करने वाले टीसीएस इग्नाइट से पहले, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे बाहर का कुछ भी आ नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। बट आपको क्या करना है, 100+ लाइक करना है और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी ये गारंटी है कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेसिटोस प्लेटफॉर्म। हमने इस पूरे वीडियो में कोशिश की टीसीएस इग्नाइट के सीरीज के लिए टीसीएस के वेबसाइट पे जो एक सैंपल क्वेश्चन पेपर उन्होंने डाल के रखा है उसका एक डिटेल एनालिसिस करने का। वी आर द ओनली वन। वैसे आप बहुत साइड वेबसाइट पे सर्च भी करोगे तो देयर इज नो वन जिन्होंने इतना डिटेल वीडियो बनाया है। सो वॉच टिल द एंड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा सा एक अलग फॉर्मेट से जाएंगे। ये टोटल एनालिसिस वीडियो होने वाला है, बट वीडियो पॉज करके आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड तुरंत मैं आपको इसके आंसर की विद सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बी रेडी, राइट? चलो स्क्रीन के मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, पॉज करो वीडियो, ये सॉल्व करो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो मिसिंग सेंटेंसेस पुट करने हैं। आपको पीक्यूआरएस ऑप्शन है, कौन सा पेयर सीक्वेंस वाइज भी, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली बैठेगा एज एन आंसर, उसको टिक करना है आपको। चलो, आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसका आंसर रेडी करके रखा होगा। डायरेक्शंस क्या दी थी? द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस आर गिवन, राइट? दोनों सेंटेंसेस दिए हुए, वेयर सम सेंटेंसेस आर मिसिंग, कुछ सेंटेंसेस मिसिंग है, उसको हमें पुट करना है। बट यहां पे सीक्वेंस वाइज भी पुट करना है कि आर क्यू चाहिए या क्यू आर चाहिए। तो आपको पहले एक डेटा देखना पड़ता है। क्या दिया है फर्स्ट सेंटेंस में? अ ट्रेन जर्नी चेंज्ड गांधीजी's लाइफ एंड इवेंचुअली द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब किस कैरेक्टर पे ये स्टोरी है? गांधी जी के कैरेक्टर पे। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। और किसके बारे में बताया हुआ है? इनके एक ट्रेन जर्नी के बारे में। तो नेक्स्ट सेंटेंस मुझे ट्रेन जर्नी का ही चाहिए, बट ये भी देखना है मुझे कि नेक्स्ट मतलब जो फोर्थ सेंटेंस है वो भी गिवन है, उसमें क्या है? बट आई हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट। यहां पे एक डायलॉग है, राइट? सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक सेंटेंस ढूंढना है सेंटेंस नंबर 3 पे जिसका रिप्लाई ये वर्ड्स हो, बट आई हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट। माने मे बी सेंटेंस थर्ड में वो पूछ रहा होगा टिकट के बारे में, राइट? तो हम देखते हैं गिवन क्वेश्चंस क्या क्या, सॉरी गिवन सेंटेंसेस क्या क्या। महात्मा गांधी पुश द ब्रिट्स, अच्छा ब्रिटिश को शॉर्टकट में लिखा, आउट ऑफ इंडिया सम अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स। अब पूरे ट्रेन जर्नी का कोई भी सेंस नहीं है तो पी में एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? द कंडक्टर इंसिस्टेड गांधी टू मूव टू थर्ड क्लास। यस, तो यहां पे कहीं ना कहीं कंडक्टर के एक सेंटेंस को मे बी ये रिप्लाई हो सकता है। अब डिपेंड्स आपकी प्रैक्टिस कितने लेवल की हुई है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्यों S3 पे बैठेगा या S2 पे बैठेगा। बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो एक शॉर्टकट आप जरूर यूज करोगे। आप तुरंत चेक करोगे कि इस क्यू सेंटेंस को मुझे रिप्लाई मिल गया है, बट आई हैव, क्योंकि कंडक्टर उनको बोल रहा है आप थर्ड क्लास में जाइए और गांधी जी उनको रिप्लाई दे रहे हैं बट मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो कहीं ना कहीं S3 पे क्यू बैठेगा। मतलब अपने सीक्वेंस में ऐसे कितने ऑप्शंस थे जिसका सेकंड क्यू था, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट सेंटेंस चेक करने की जरूरत भी नहीं। बट हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है देन आप थोड़ा सा डीप में जाइए, आर भी परफेक्टली बैठ ही जाएगा। इट वॉज 1893, एग्जैक्टली ट्रेन जर्नी कब की थी वो दिया हुआ है। लेट एट नाइट इन साउथ अफ्रीका दैट अ बैरिस्टर नेम्ड M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, was traveling first class when a white passenger entered the compartment, took one look at him and summoned the conductor। अब कंडक्टर सीन में आ गए। कंडक्टर भाई साहब ने डायलॉग क्या मारा? आप थर्ड क्लास पे शिफ्ट हो जाइए। वहां पे गांधी जी ने रिप्लाई किया बट आई हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट। सो आपका आंसर होना चाहिए RQ। ये होगी ट्रेडिशनल मेथड, लेंथी प्रोसेस। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट वेल तो आप तुरंत शॉर्टकट में आंसर टिक कर पाओगे कि कौन सा सेकंड क्यू था। एक ही ऑप्शन था, वैसे अपने फेवर में ऑप्शंस थे। चलो आगे चलते हैं। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो फटाफट। मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूं ताकि आपका भी वक्त बचे। आई होप आपने सॉल्व करके रखा होगा इसको। लेट्स सी क्या क्या दिया है। गैलन ऑफ
Pergamon, इनका क्या कहना है, was a Greek physician, okay, surgeon, okay, and philosopher in the Roman Empire. मुझे जीपी भाई साहब का इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है. अब देखते हैं S4 में क्या दिया है. And yet Galen never conducted anything resembling an experiment. और फिर भी, येट का मतलब होता है तब भी, मतलब पहले कुछ एक्सपेक्टेड था तब भी उल्टा हुआ. उल्टी बात बोलने के लिए येट वर्ड यूज होता है, बट डेटा क्या दिया है, येट गैलन नेवर कंडक्टेड एनीथिंग रिसेंबलिंग एन एक्सपेरिमेंट. तब भी गैलन ने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया. इसका मतलब S2 एंड S3 में मुझे ऐसा सपोर्टिंग डेटा चाहिए जिससे एक्सपेक्टेशन ये निकले कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था. बट ऐसा हुआ क्या, नहीं. येट ही डिडंट डू दैट. अब लेट्स सी ऑप्शंस में क्या क्या है. हिज राइटिंग्स वर the indisputable source of medical authority for more than 1,000 years. Okay, उनकी राइटिंग्स मेडिकल अथॉरिटी में एक सोर्स के तौर पे मानी जाती थी हजारों सालों से, ठीक है. अब इस पे मे बी मैं ये सेंटेंस बिठा सकता हूं कि भाई सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तब भी उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया. हो सकता है कि P S3 में आ जाए, बाकी भी देख लेते हैं. इट विल बी अ फील्ड मार्क्ड विद एरोगेंस, ह्यूब्रिस and a sheer lack of scientific rigor. ठीक है. Next R, doubt is not a fearful thing, and as we will soon learn, it is in fact what propels science forward. अब पूरी स्टोरी डाउट के बारे में तो लॉजिकली थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन भाई साहब का इंट्रोडक्शन था और एंड किया था, तब भी इन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया. तो मुझे ऐसी बैकिंग देनी है जिससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट वैसे करना चाहिए था. तो यहां पे उनकी राइटिंग सब लोग यूज कर रहे हैं, तब भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया. सेंस कर रहा है, डाउट का कोई सेंस था ही नहीं, इसीलिए हम आर को एलिमिनेट कर देंगे. बढ़िया, जहां जहां आर है उस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे तुरंत. एस देखते हैं. कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड ऑफ ऑल मेडिकल रिसर्चर्स. ओके, पहले सेंटेंस में मुझे इंट्रो का सेंस दिया हुआ है, और क्योंकि एस में भी इंट्रो है तो ये बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रहा है तुरंत इंट्रो को एक्सटेंड करने के लिए. तो कहीं ना कहीं एस एंड पी का पेयर मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए, और आई होप आपका भी सेम आंसर होगा. ठीक है, हमने बस एक चीज चेक की, गिवन स्टेटमेंट में फर्स्ट वाले इंट्रो था, इंट्रो वाला कनेक्ट कर दिया यहां पे एस, और लास्ट स्टेटमेंट में दिया था तब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया, तो एक बैकिंग दे दिया जहां से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, दैट वाज पी. तो आंसर हमारा हो गया एस पी. ऐसे इन प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करना होता है. गिवन स्टेटमेंट माने स्टार्टर एंड कंक्लूजन दोनों को कंबाइन करने वाला बेस. शॉर्टकट से भी वैसे जा सकते हो आप, वो थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. लेट्स सी. दीज आर कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. दिलेल्या गोष्टी घटनानुक्रमे लावा. दी हुई चीजों को आप एक क्रम से लगाइए, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, राइट. तो आपको ABCD 4 सेंटेंसेस दिए. दीज आर नॉट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर. आपको देखना ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको प्रॉपर ऑर्डर में बिठा रहा है. लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर इस प्रश्न को या फिर क्वेश्चन को टैकल करने के. आप ऑप्शन थ्रू भी जा सकते हो अगर आपको वक्त बचाना है. मैं सीधा सीधा कहता हूं ऑप्शन थ्रू जाओ. कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? डबल डबल. मैं देखता हूं, मोस्टली मेरा कहना यही होता है, अगर 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे तो 90% चांसेस है स्टोरी ए से स्टार्ट होगी. मेरा वक्त बच गया कि कौन सा स्टार्टर है कौन सा. मैं क्रॉस चेक भी करूंगा कि ए अगर स्टार्टर है, राजा वाज अ शूशाइन बॉय, तो यहां पे कहीं ना कहीं मुझे इंट्रो नजर आ रहा है हमारे मेन हीरो का, तो सेंस कर रहा है. इसका मतलब आंसर इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक है. वक्त बच रहा है, सारे चेक करने के अलावा ऑप्शंस थ्रू जाइए, सीधी बात. ठीक है, लेट्स सी. अब देखते हैं हम ए डी या ए बी, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा. बी स्मार्ट. ए, राजा वाज शूशाइन बॉय. हम देख रहे हैं डी. डी किधर? ही लिव्ड विद हिज मदर एंड सिस्टर इन अ स्मॉल झुग्गी. ओके, उसके बारे में ही यूज्ड है, तो राजा के लिए आगे प्रोनाउन भी कनेक्टिंग लग रहा है, मेक्स सेंस. बट काम बनता है बी भी चेक करने का. राजा वाज हार्ड वर्किंग एंड वांटेड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली. यार ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी उसके बारे में इंट्रो ही है. तो अब फिलहाल हमारे पास हमारे फेवर में ऑप्शंस नहीं है, तो पूरा सीक्वेंस ही चेक करना पड़ेगा. पहला सीक्वेंस से स्टोरी देख लेते हैं. ए डी बी सी. राजा वाज अ शूशाइन बॉय. ओके, डी कह रहा है उनके फैमिली के साथ वो रहते थे. बाद में कह रहा है बी, वो हार्ड वर्किंग था और फैमिली की केयर करना चाहता था. एंड एंड दिया है सी, सो आफ्टर स्कूल ही वुड सिट नियर सिनेमा हॉल एंड पॉलिश शूज फॉर अ लिविंग. ओके, कहीं ना कहीं फैमिली की चिंता करता था, उनकी केयर करना चाहता था, एंड सो वो शू पॉलिश तक पहुंचता था, इतनी मेहनत करता था. तो बी एंड सी का पेयर
मुझे यहां पर नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई आपका आंसर शुड बी ए। कभी कभी ऑप्शंस हमेशा फेवर में नहीं होते हैं, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, बट उल्टा जाने के लिए, उल्टा जाने से मेरा एक काम तो बच गया, विच वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर रीअरेंजमेंट। वो टाइम मेरा बच गया क्योंकि ऑप्शंस की हेल्प ले ली मैंने। ठीक है, चलो, आई होप इसका आंसर आपने पहले से ही निकाल के रखा होगा, बट इट्स ओके, यहां पे आपका वार्म अप हो चुका है। नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ वन। सीधा सीधा एंटोनिम सिनोनिम कभी कभी पूछता है, या फिर गिवन मीनिंग के लिए रिलेटेड वर्ड कौन सा है, वो वाला सवाल भी आ जाता है। मीनिंग यहां पे दिया है, रिलेटेड वर्ड कौन सा है, ठीक है, वो आपको दे रहा है। लेट्स सी, आई होप इसका आंसर आपका पहले से रेडी होगा। आप वीडियो पॉज कर रहे होंगे, आदत लगा लो इसकी पूरे वीडियो में। वी लिव इन अ सोसाइटी दैट इज नॉट बाउंड और कनेक्टेड टू अ रिलीजन और अ रिलीजियस बॉडी। अब आजकल तो आप न्यूज बहुत देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक वर्ड आपके हर बार कानों में गूंज रहा होगा, दैट इज बीइंग अ सेक्युलर पर्सन। सेक्युलर, आप किसी रिलीजन के नहीं हो, आप हर एक रिलीजन को समान मानते हो, ठीक है, माने कट्टरता आप में नहीं है, दैट इज कॉल्ड बीइंग अ सेक्युलर बंदा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे होना चाहिए सेक्युलर। बाकी ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है ट्रेडिशनली, ठीक है, ऐसा बंदा जो ट्रेडिशन के साथ जा रहा है। ठीक है, रूडिमेंटरी, रूडिमेंटरी का मीनिंग होता है बहुत सिंपल, एकदम बेसिक। ऑर्गेनिक, नेचुरल, एंड सेक्युलर नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, नॉट बाउंड टू एनी रिलीजन। ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन उन्होंने एज अ सैंपल दिया था। नेक्स्ट, अगेन मीनिंग रिलेटेड वर्ड आपको बताना है। एक बहुत इजी, लास्ट वाला बहुत इजी दिया था, और ये वाला बहुत ही टफ डाल दिया इन्होंने। चलो, इसका आंसर आई होप आपका रेडी होगा। लेट्स सी, सारे वर्ड्स के मीनिंग में आपको बता देता हूं, बट फिलहाल इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव। अब यहां पे आंसर आपका होना चाहिए था वैसे इनडेलिबल, बट बाकी गलीबल, गलीबल, बिलीविंग और ट्रस्टिंग पीपल टू इजीली, वल्नरेबल के क्लोज वाला वर्ड है ये। ऐसा बंदा जो कभी भी धोखा खा सकता है, बिकॉज अंधा विश्वास रखता है सब पे, है ना, बहुत लोग भोले होते हैं, तो इसका एक मीनिंग भोला भी होता है। हमें क्या पूछा है, इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। फॉलिबल, फॉलिबल मतलब ऐसा बंदा जो तुरंत गिर जाए, माने बहुत जल्दी मिस्टेक कर जाए, फॉलिबल, उसको कहते हैं फॉलिबल। इनविंसिबल, अश्वत्थामा, अमर, ठीक है, तो हमें वो तो पूछा ही नहीं था। तो चलो आगे चलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आपका मे बी अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। वोकैब का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है वैसे, वोकैब के लिए आप अलग से मेहनत कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट अबाउट सिक्स्थ वन। आई होप वोकैब के साथ साथ आपको इतना पता होगा कि इन एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली टीसीएस एग्जाम्स में, इडियम्स बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे इडियम्स पूछते हैं जो फिलहाल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इजी हो, जैसे पिंक स्लिप हो गया, जब कोई जॉब से हटाता है किसी को, है ना, उसे कहते हैं आई गॉट अ पिंक स्लिप, मतलब मुझे कहीं ना कहीं फायर किया गया है। फायर करना थोड़ा बुरा लगता है ना, ऐसा किसी को मैं बताऊं कि मुझे निकाल दिया, तो थोड़ा सा अच्छे से बताया आई गॉट अ पिंक स्लिप, दिल को बुरा नहीं लगता। वैसे कॉर्पोरेट इडियम्स बहुत ज्यादा आता है, तो एक अ काउच पोटैटो, ठीक है, सेंटेंस देख लेना, माय ब्रदर लव्स संडेज बिकॉज ऑन दैट डे ही कैन बी अ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, ऐसा पोटैटो जो सोफे में पड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा आलसी है वैसा पर्सन। तो आंसर आपका आई होप पहले से ही रेडी होगा, अ लेजी पर्सन, अ काउच पोटैटो। इडियम्स प्लीज कर लेना अच्छे से, ठीक है। सेवेंथ, अगेन इडियम का मीनिंग है हेड्स एंड शोल्डर्स अबव, ठीक है। कभी कभी हिंदी में हम नहीं कहते सर आप जो भी सिखा रहे हो ना वो पूरा सर के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग के बाहर का है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। इसी से एक इडियम बनता है हेड एंड शोल्डर अबव। सेंटेंस देखो, शी वाज हेड एंड शोल्डर अबव द अदर्स, बाकियों से बहुत ऊपर के लेवल की है इन हर डांस परफॉर्मेंस, जो समझ के परे है। तो आंसर होना चाहिए आपका फार सुपीरियर देन समवन, ठीक है। वैसे फार सुपीरियर, ये टेक्निकली ग्रामर अगर देखें तो फार सुपीरियर टू आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन उनके भी कभी कभी ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। आई होप इडियम समझ में आ गया, हर एक इडियम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। हेड एंड शोल्डर, सर के ऊपर से कोई चीज जा रही है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एथ वन। अब डायरेक्टली एंटोनिम, डायरेक्टली सिनोनिम भी आ सकता है। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि सिनोनिम पे पक्का आप ध्यान देना, मतलब एग्जैक्टली पूछा क्या है यहाँ पे, एंटोनिम भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है। डायरेक्शंस पे प्लीज फोकस हमेशा करना। कंप्राइज, इसके साथ मोस्टली कंप्राइज विथ या कंप्राइज्ड ऑफ
कंसिस्ट ऑफ भी होता है, कंप्राइज विथ ज्यादातर यूज हो जाता है इसके साथ. सो कंप्राइज मतलब किन चीजों को मिलाकर ये चीज बनी है. ठीक है, सो आंसर आपका सीधा सीधा होगा इंक्लूड करके कोई चीज बनी है, कंप्राइज्ड विथ समथिंग. ठीक है, चलो विद भी आता है कभी कभी, ऑफ भी अब इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज करने लगे हैं. लेट्स सी 9th. और इससे पहले एक और चीज बता दो आपको. वैसे अगेन वी आर द ओनली वन जो इतना डिटेल में इस पर्टिकुलर पेपर का सॉल्यूशन बता रहे हैं. सो मेक श्योर इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करो. एंड एक गुड न्यूज, इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आता है तो हम एक पूरा वन शॉट प्रिपरेशन सीरीज शुरू करेंगे आपके लिए, जिसमें एक शॉर्ट सीरीज में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा. मे बी वो इग्नाइट हो, मे बी बाकी सारे एप्टी एग्जाम्स हो. तो मेक श्योर आप इस पे 100 लाइक्स भी, टारगेट भी कंप्लीट करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे. चलो लेट्स गो अहेड. 9th नंबर का क्वेश्चन. अगेन सिनोनिम पूछा है. फोकस हमेशा करते रहना आपके डायरेक्शंस पे. के साइलेंट होता है इस वर्ड का, प्रोनाउंसिएशन होता है नेव. ठीक है, आई होप इसका आंसर आपने रेडी करके रखा होगा. मे बी बहुत लोगों को आपके लिए ये नया वर्ड होगा. आंसर होगा इसका फ्रॉड. ठीक है, ऐसा बंदा जो सेल्फिश हो. देखो सेल्फिश वर्ड यहाँ पे जो था बहुत क्लोज कॉल था, बट फ्रॉड का मीनिंग एंड सेल्फिश के मीनिंग में डिफरेंस यही है. फ्रॉड मतलब किसी और को हम फंसा रहे हैं फायदे के लिए, और सेल्फिश मतलब इसमें फंसाना भी नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल दो सिचुएशन है, जैसे फैमिली में हम डिनर कर रहे हैं, मेरी बहुत फेवरेट सब्जी है, तो मैं सेल्फिश हूं, मैंने कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा परोस ली, बाकियों का चिंता भी नहीं किया. ये होता है सेल्फिशनेस. इसमें मैं दूसरों को फंसा नहीं रहा हूं, फ्रॉड नहीं कर रहा हूं किसी के साथ, राइट. बट फ्रॉड का डायरेक्टली मीनिंग होता है चोरी करना, डिसऑनेस्ट बंदा, किसी को फंसाना. एंड दैट्स व्हाई नीव के लिए ये परफेक्ट वर्ड है. ठीक है, क्लोज कॉल्स रहेंगे, बी अलर्ट. आगे चलते हैं 10th वन. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Grammatical error पे माने grammar concept से बहुत सारे questions आ सकते हैं. Let's see this one. The moon was good 2 hours higher than when I had last seen. जब मैंने आखिरी बार देखा था तो उससे बहुत ज्यादा हायर था, ऊंचा था मून, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, बहुत ज्यादा ब्राइटर था. The sky and the night though rainy was much lighter. देखो मून हायर था और स्काई हो गया, नाइट हो गया, रेनी हो गया, वॉज मच, तब भी इतनी ज्यादा चीजें होने के बावजूद भी चंदा मामा हमारा बहुत ज्यादा लाइटर था. कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है जब मैंने आखिरी बार देखा था तब के साथ. तो जब दो कंडीशन में कंपैरिजन होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अनुसार वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आती है. आई होप ग्रामर का थोड़ा बहुत आपने एक ब्रशअप कर लिया होगा नॉलेज. और कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे ईआर इन्होंने बढ़िया तरीके से यूज किया है, बस लाइटर का ईआर मिसिंग है. एंड आंसर आपका होना चाहिए था वाज मच लाइटर. ठीक है, वहां पे एरर था. आई होप क्लियर हो गया होगा. कोशिश कर रहा हूं बहुत सिंप्लीफाई करने की. वैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत डीप टॉपिक है. आई होप आप 100 लाइक्स जरूर पूरे करोगे. ठीक है, चलो 11 तक चलता है. ग्रामेटिकल एरर ही था. वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप, जब लेडी ने उसको चेन अप किया, बांध दिया, एज यूजुअल, एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और ऑलमोस्ट हाफ वे तक पहुंच गई थी फॉरेस्ट में. शी सडनली थॉट, उसने सडनली अचानक उसने सोचा, शी हियर्स द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच. अब एरर बहुत इजी था इसमें. हैड पास्ट टेंस चल रहा है, वाज पास्ट टेंस चल रहा है. अगेन शी सडनली थॉट, पास्ट टेंस चल रहा है. सिर्फ एक वर्ब प्रेजेंट में था, तो आंसर आपका होना चाहिए डी. ये भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए था, हर्ड. ठीक है, चलो आप आगे चलते हैं. एक पूरे एक सेंटेंस में एक सेम टेंस फॉलो होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, बट इन्होंने अचानक से प्रेजेंट डाला और सरप्राइज कर दिया. दैट वाज द एरर. आगे चलते हैं 12th. अगेन pause the video and keep your answer ready before my explanation. Let's read the sentence. It was said that if you yawned beneath the tree, अगर पेड़ के नीचे आप yawn करते हो, the pet would jump down your throat and ruin your digestion. बताओ क्या लग रहा है आपको? वैसे बहुत इजी था ये, आपको अलग ही कॉन्सेप्ट डाल के बस फंसाने की कोशिश की है. अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत स्ट्रांग होंगे, मोडल ऑक्सिलरी करके आपने एक
कॉन्सेप्ट सुनी होगी, मैं आप नहीं भी सुनी है तो सिंपल कर देता हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, इन सबको मोडल ऑक्सिलरी कहते हैं और इनका बेसिक एरर यही होता है, बेसिक रूल यही होता है कि ये आने वाले वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ही बैठते हैं हमेशा। कोई भी टेंस हो, आप कैन यूज करो, आप पास्ट वाला कुड यूज करो, आप वुड यूज करो, शुड, मे, माइट, कोई भी मोडल ऑक्सिलरी आए ये वर्ब के सिर्फ बेस फॉर्म के साथ बैठेगी। एंड दैट वाज द वेरी एरर इन दिस सेंटेंस। जंप्ड को ईडी करके रखा है, जो कि मुझे सिर्फ V1 चाहिए था ईडी हटा के। वुड जंप डाउन, ठीक है, मोडल ऑक्सिलरी अपना था वुड। ठीक है, थोड़ा ब्रशअप कर लेना नॉलेज, ये बहुत इजी जाएगा क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं मार्क्स कमा रहा हूं। ठीक है, तो अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप परफेक्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी इसके मार्क्स आप कमा लोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, करेक्शन पे ध्यान देना। 13 एक पैसेज भी उन्होंने दिया है, किसी भी एप्टी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पैसेज होता है। स्टूडेंट्स को मे बी ये पार्ट बोरिंग लगे बट मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, तो ये कंपलसरी आता है। अब आप पे निर्भर करता है किस किस चीजों से आप, किन किन मार्क्स से आप हाथ धो बैठो। ठीक है, सो स्किप मत ही करना इसको। चलो मैं वेट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करो, रीड करो पूरा पैसेज एंड हर एक क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे। आई होप पैसेज रीड करके रखा होगा आपने। कोशिश कर रहा हूं मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की पैसेज। ग्रेगोर जो था was born in a poor farmer's family in Austria in 1822। बस इंट्रोडक्शन है। तो मुझे तो पता है कि एप्टी इस लेवल पे ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे ये तो सवाल नहीं पूछेंगे when he was born, राइट? तो मैं ऐसे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करूंगा, बस बॉर्न कब है वो दिया है। He was very fond of studies but the very thought of examination made him nervous। Okay, examinations पसंद नहीं थी उसको। He did not have money to study at the university so he thought to becoming a monk। अच्छा, पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उसने सोचा चलो साधु बन जाता है और मुझे मोनेस्ट्री ही भेज देगी आगे की पढ़ाई के लिए, वो अपने खर्चे पे भेजेगी, इसलिए साधु बनना उन्होंने सही समझा। पैसे ही नहीं थे इनके पास। He thought from there he would be sent to study further। Okay, which he was, जबकि उनको भेजने ही वाले थे, but to become a science teacher he had to take an exam। but साइंस टीचर बनने के लिए उनको जिस एग्जाम से, जिस चीज से वो भाग रहे थे वही देनी पड़ रही थी। he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing। हमेशा फेल होते थे, हमेशा भागते रहते थे एग्जाम से। एग्जाम्स उनको पसंद ही नहीं थी, but he did not stop doing experiments। but एग्जाम तो छोड़ दी उन्होंने, वो अलग बात, but सीखना नहीं छोड़ा, एक्सपेरिमेंट्स हमेशा। तो ये इनका जो स्वभाव है कि एक चीज से तो भाग रहा है बट सीखना छोड़ा के एंड ऑफ द डे नहीं, ये याद रखना, मे बी इन पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर 7 years he did experiments on 28,000 plants in the garden of the monastery। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करते रहे। he worked hard, collected many observations and made a new discovery। ओके, मतलब एग्जाम साइड में बट एक शोध किया उन्होंने, डिस्कवरी, इनोवेशन। ठीक है, लेट्स सी समथिंग व्हिच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। कुछ ऐसा ढूंढ के निकाला जो उस वक्त के साइंटिस्ट समझ भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, उनके समझ के बाहर की चीज थी। दे अंडरस्टूड इट मेनी इयर्स आफ्टर। अच्छा, भाई साहब के मरने के बाद लोगों को समझा उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला था। व्हेन अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट्स एंड रेड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रिटन। अच्छा, जब बाकी के साइंटिस्ट ने उन्होंने पहले से लिखी हुई चीजें पढ़ी, तब उनको बाद में समझा कि 100 साल पहले, 200 साल पहले भाई साहब क्या करके गए हैं। इतने टैलेंटेड थे, एग्जाम से भाग रहे थे बट टैलेंट की कमी नहीं थी। व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोस प्लांट्स। अच्छा, उन्होंने एग्जैक्टली ये डिस्कवरी की क्या थी वो यहां पे दिया है। ही फाउंड दैट पी प्लांट हैड सम ट्रेट्स। इनके कुछ गुण होते हैं, इनका कुछ स्वभाव होता है, विच कम इन पेयर्स। मतलब जो सीड प्लांट्स होते हैं, पीस जो होते हैं, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं पेयर्स होते हैं, द्विदल होते हैं। ठीक है, लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ। ओके, ये और इनकी फाइंडिंग है कि एक तो सीड रफ रहेगी या फिर स्मूथ रहेगी। ठीक है, इट इज आइदर येलो और ग्रीन। कलर भी ढूंढ के निकाला, टेक्सचर भी ढूंढ के निकाला। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज आइदर टॉल एंड शॉर्ट। ओके, साइज भी ढूंढ के निकाला, ये प्लांट एक तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा, नथिंग इन बिटवीन। मतलब लिटिल रफ, लिटिल स्मूथ, ऐसा इन बिटवीन नहीं। एक तो ज्यादा रफ रहेगा, एक तो ज्यादा स्मूथ रहेगा, एक तो ज्यादा ही टॉल रहेगा, एक तो ज्यादा ही शॉर्ट रहेगा, एक तो येलो दिखेगा या फिर ग्रीन दिखेगा। इन बिटवीन कुछ नहीं है इनका। ये उन्होंने उस वक्त ढूंढ के निकाला था। ठीक है, द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन ऑफ द प्लांट विच हैज आइदर रफ। मतलब इन प्लांट्स को आप लगाओगे भी, इनकी सीड्स भी आई, और भी प्लांट्स लगाओगे वो भी सेम निकलेंगे, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये इनका एक बहुत बढ़िया ट्रेट है। ठीक है, सीड्स विल आल्सो हैव सीड्स व्हिच आर रफ और स्मूथ। सेम कलर के होंगे, सेम साइज के होंगे, कहीं भी इन बिटवीन नहीं मिलेगा। इनकी फैमिली ही ऐसी है।
ये तब उन्होंने ढूंढ के निकाला था। चलो ये तो याद नहीं रखना है कब पैदा हुए थे, बट ये जरूर याद रखना है कि क्या क्या करके गए हैं। He found the same with color, अच्छा कलर भी उनके सेम है, seeds which are either green or yellow, कलर भी उनके सेम है, ठीक है, वही दिया है, gives rise वगैरह वगैरह। The next generation does not have seeds with a mixed new color made, वही दिया है, इन बिटवीन निकलेगा ही नहीं, कोई मिक्सचर नहीं होगा, सेम येलो नहीं तो ग्रीन ही निकलेगा, उसमें कोई मिक्सचर नहीं, ठीक है। मेंडल ने क्या दिखाया दुनिया को? मेंडल शो दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स देयर विल बी मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स। He also showed that the next generation will have more plants with smooth or rough seeds, ठीक है। What a discovery, मतलब वहां ढूंढ के निकाला उन्होंने कि इस प्रकार की कैटेगरी में कैसे आगे जाके बदलाव होंगे या फिर बदलाव नहीं होंगे। इट्स ओके, मेंडल के बारे में पूरी स्टोरी थी, उनकी फाइंडिंग्स के बारे में स्टोरी थी। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज? क्या होगा टाइटल? डिस्कवरी, ऑब्वियसली, तो आंसर होना चाहिए हमारा बी। इजी था, एन अमेजिंग डिस्कवरी, एंड भी वही है, व्हाट अ डिस्कवरी, ठीक है। आगे चलते हैं। 14, select the most appropriate antonym of the given word height। most of the times, प्लीज यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, जब भी कोई एंटोनिम सिनोनिम पैसेज के अंदर पूछा जाता है, इवन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, डजेंट मैटर एट ऑल। आपको इनके मीनिंग्स पता हो कोई बात नहीं है, उसका कोई मैटर ही नहीं करती वो चीज। हमेशा याद रखना, एंटोनिम सिनोनिम में अगर पैसेज के अंदर किसी वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम पूछा है तो आपको उस वर्ड का पैसेज में क्या मीनिंग लिया हुआ है उसी के आधार पर एंटोनिम सिनोनिम का आंसर टिक करना पड़ता है। मे बी इनके कई मीनिंग होंगे इंग्लिश में, आपको कुछ पता होंगे, डजेंट मैटर, यहां पे जो मीनिंग यूज है उसी का आंसर होगा आगे, ठीक है। सो ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या करते हैं, आपको ढूंढने का वक्त जाया ना हो इसलिए वो कहीं ना कहीं मार्क करके रखते हैं, ठीक है। सो अपना 14 क्वेश्चन हाइट के बारे में था। लेट्स सी हाइट किस लिए है। एग्जैक्टली हाइट है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लेंथ के बारे में है, ठीक है। यहां पे बहुत क्लोज कॉल था स्टेचुअर। स्टेचुअर माने किसी इंसान की हाइट, ठीक है, बट लॉजिकली उनको कहना था लेंथ के बारे में, तो आंसर होना चाहिए इसका ए। लेंथ इज द परफेक्ट वर्ड। ये क्लोज कॉल था, वो भी रिलेटेड टू इंसान ओनली, रिलेटेड टू पीपल ओनली। हम प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं तो वो शॉर्ट लेंथ होती है, ठीक है, लॉन्ग लेंथ होती है, तो ये लेंथ के हिसाब से बात करें तो ऑब्वियसली हम ये आंसर टिक करेंगे। आगे चलते हैं। ट्रेट्स, यहां पे वर्ड था, देखो सेंटेंस क्या है कि एक प्ली प्लांट जो होता है उनके कुछ स्वभाव होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। ऑब्वियसली आंसर यहां पे होना चाहिए क्वालिटीज होती है। कौन सी क्वालिटी? हमेशा पेयर्स में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 16, व्हाई डिड मेंडल जॉइन अ मॉनेस्ट्री? मॉनेस्ट्री क्यों ज्वाइन की? पता है सबको, पैसा नहीं था, फ्री में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए मॉनेस्ट्री ज्वाइन की ताकि वो लोग इसको भेजे, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ट्रिप। तो आंसर होना चाहिए वाज इंटरेस्टेड इन रिलीजन बिकॉज ही वाज टू नर्वस, नहीं बिकॉज ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज एक्सपेरिमेंट्स देयर, नहीं ही डिडंट हैव मनी। आंसर होना चाहिए इसका ऑब्वियसली डी। आई होप आप वीडियो पॉज करके आंसर रेडी कर रहे हो, भूले नहीं हो, ठीक है। 17, अगेन आंसर रेडी रखो इसका। सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। 28,000 पे एक्सपेरिमेंट किया था, करेक्ट है। मेंडल फाउंड दैट एवरी pea has seeds which are either smooth or rough, ये भी करेक्ट है। मेंडल फाउंड दैट द सीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन आर इन मिक्स्ड न्यू शेड्स, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें पूछा है नॉट करेक्ट, आंसर शुड बी सी, द रॉन्ग वन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, 17 ही क्वेश्चंस थे। सो लेट मी सम अप द लेक्चर। आई होप ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, नॉन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस दोनों का आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। मिसिंग सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट, पैसेज एंड ग्रामर के एरर्स स्पॉटिंग, ठीक है। इन सब में आप देखो कहां लैक हो, अपने एक्सपेरिमेंट पे या फिर अपने स्टडी पे काम करो। इस लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगेन वो चीज जरूर याद रखना, 100 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आता है तो हम इसकी एक पूरी वन शॉट सीरीज लाने वाले, सो बी रेडी फॉर दैट। वन क्विक अपडेट, जो गलती मेरे से हुई है वो मे भी आपसे भी हो सकती है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, सॉरी माय बैड, मैंने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। पूछा था एंटोनिम, राइट, पूछा था यहाँ पे हाइट का एंटोनिम, और हमने लेंथ टिक किया सिनोनिम के तौर पे। इट हैपेंस जब फ्लो में या फिर हम बहुत स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं ना, बहुत सारा डेटा होता है। सो आंसर हाइट का होना चाहिए, वैसे लेंथ होती है तो नीचे वाला, ठीक है। जमीन के ऊपर हाइट होती है, जमीन के नीचे क्या होती है? डेप्थ होती है, तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए आपका सी, ठीक है। माय बैड, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ आप अलर्ट जरूर रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।
न्यूमेरिकल एबिलिटीज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा हम क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, तो ये पूरा बॉडमस का क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप से कैसे करते हैं, शॉर्टकट कैसे करना है, ठीक है, ये हमें देखना है। लेकिन ये समझ लो कि आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सैंपल पेपर है, ठीक है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इसकी लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है। समझो अगर ये लेवल 1 के क्वेश्चन है तो आपको लेवल 2 के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, यहां पे सबसे पहले 11 5/7 माइनस 8 3/14, हम क्या करने वाले एक एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो बेसिकली ये क्या होता है, 11 7 77 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 14 इंटू 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 14। तो इसे हमें बेसिक से सॉल्व करते, तो मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूं। इसको क्या करना है, पहले जो इंटीजर का पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 11 में से 8 चले गए 3। तो पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इंटीजर का पार्ट सॉल्व किया है। अब देखते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में देखो 5/7 माइनस 3/14, यहां पे बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करते हैं बेस सेम कर लेते हैं, इस 7 को 14 करते हैं, इसको अगर 14 किया तो इसको 10 करना पड़ेगा, तो ये होगा, ठीक है, 14। अब 10 में से 3 चले गए, कितना बचेगा, 7/14। 7/14 कितना होता है, 0.5, कितना होता है, 0.5। तो ये पहले 3 है प्लस फ्रैक्शन कितना आया है, 0.5। तो जो पहला हमने फ्रैक्शन सॉल्व किया है यहां पे, ठीक है, ये जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है इसका आंसर आया है 3.5। क्लियर है ये। अब सेकंड में देखो, सेकंड ब्रैकेट, अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहां पे 5/8 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 56, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, इसको 56 करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 35 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 56। अब ये कैलकुलेशन होगा तो ये 15 में से ये 9, तो ये कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 56। ये 35 है ना, 35 में से 19 चले गए तो कितना आता है, 16/56। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 16, ठीक है, 8 7 57। 8 से डिवाइड किया इसको, 8 2 ठीक है 16, 8 7 57, तो ये कितना आ गया 2/7। तो ये 3.5 इंटू 2/7, ये हो गया ये ब्रैकेट, मतलब हमने ये कर्ली ब्रैकेट तक सॉल्व कर लिया है। अब हमें पहले ये सॉल्व करना होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है ऑफ के बाद कितना है यहां पे 0.75। अब 3.5 इंटू 2 कितना होगा, 7/7, कितना होगा ये 1, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 0.75, तो 1 इंटू 0.75, तो आंसर कितना आ गया इसका 0.75। क्लियर है ये। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो हमें सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या दिया है, विच सिंबल अमंग द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, तो हमें बॉडमस का यूज करके ये जो हैश है इसकी जगह कौन सा सिंबल आएगा वो हमें बताना है। क्लियर है। अब देखो, तो हम पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ब्रैकेट, पहले ये सॉल्व वो सॉल्व, तो हम एक एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब 2 का पावर 6 होता है 64, 3 का पावर ये 27 माइनस, अब ठीक है 27 1 27 प्लस 19, ये इसको कैसे सॉल्व करना है, 119 डिवाइडेड बाय 27। अगर ये सॉल्व करना है तो ये 27 1 27, इसमें 19 ऐड करते तो वो होता है 46 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अब इनका सब्सट्रैक्शन, तो 64 में से 46 चले गए तो कितना बचता है 18 डिवाइडेड बाय 27, ये होगा 2/3। तो हमने पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया,
इसका आंसर आता है 2/3। अब ये हो गया। अब सेकेंड, अब ये 3/11 माइनस ब्रैकेट में 6, यहां पे डिवाइड का साइन है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 7/22। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/11 माइनस 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड किया 3, इसको 2 से डिवाइड किया 11, 7 3 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 11। अब दोनों का बेस सेम है, यहां पे दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर की क्या होगी, सब्सट्रैक्शन। तो 3 में से ये कितना होगा, -18 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये कितना आया है, -18 डिवाइडेड बाय 11। यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, तो इनटू ये कितना होगा, -18 डिवाइडेड बाय 11। तो ये होगा 3 से डिवाइड करते हैं ये 6, 6 2 12, सॉरी -12 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमने सॉल्व किया है यहां तक। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है, माइनस, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 11। अब इसके बाद ये हैश, हमें एक्चुअली ये हैश की ही वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे 0.09, इसका मीनिंग क्या होता है, 0.09090909, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये ग्रुप में आया है। तो इसको अगर सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये 0.09 है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, 9 डिवाइडेड बाय 99। ये कितना होता है, 9 डिवाइडेड बाय 99। तो 9 डिवाइडेड बाय 99 कितना होगा, 1/11। तो ये होगा 1/11। क्लियर है। अब इनका आंसर कितना आया है, -1 आया है। इनका आंसर कितना आता है, -1। अब मुझे बताना पड़ेगा हैश। अगर देखो हैश की जगह डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ये तो कंफर्म नहीं आएगा क्योंकि हमारा आंसर 1 आना चाहिए। क्लियर है ये, ओके। तो ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, यहां पे डिवीजन नहीं होगा, उसके बाद ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, ये भी नहीं होगा। अब सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं, अगर ये सब्सट्रैक्शन यहां पे हैश का साइन अगर माइनस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, -12 डिवाइडेड बाय 11 -1/11। तो ये कितना होगा, -13/11। तो इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा, सब्सट्रैक्शन से भी नहीं आएगा। अगर यहां पे हम प्लस का साइन लेते हैं, -12 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1/11, बेस सेम है 11, -12 प्लस 1 कितना होगा, -11। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -1। तो इस, ठीक है, तो हैश की जगह क्या आना चाहिए, एडिशन का साइन आना चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15। देखो पहले क्वेश्चन था बॉडमस का, अब आया है एवरेज का क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये एवरेज का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है ये, ओके। तो उन्होंने एवरेज दिया है 15, एवरेज कितना दिया है 15, सम कितनी दी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर कितने दिए हैं 20 स्टूडेंट, तो इनकी सम कितनी हो गई 300, इनकी सम कितनी हो गई 300। अब क्वेश्चन, इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर का एज ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए 330 हो गए, ये कितने हो जाएंगे 330। ठीक है, व्हाट इज द न्यू एवरेज। अब पहले नंबर 20 थे, अब कितने हैं यहाँ पे 21, यहाँ पे कितने हैं 21। तो 330 डिवाइडेड बाय 21, अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 110, यहाँ पे कितना होगा 7। ठीक है, अगर ये सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना होगा ये 15 7 105, तो 5 बच गए 5/7, तो ये होगा 15.7। ठीक है, क्योंकि 15 पॉइंट में आंसर आ रहा है, एक्चुअली 15.6869 क्या आता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना होगा 15.7 होगा। क्लियर है ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, अ कंपनी सेल्स, ठीक है, 100 इन अ मंथ ऑफ इफ 20% आर डिफेक्टिव।
तो 20% डिफेक्टिव दिए उन्होंने, 100 में से 20%। ठीक है, तो ये कितना इजी है, 100 का 20%, 100 का 20% कितना आता है 20, तो इसका आंसर कितना होगा 20। क्लियर है ये। नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सिर्फ आपको कौन से टाइप आने वाले हैं, ठीक है, वो बताने के लिए, लेकिन एग्जाम में जो लेवल आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेवल 2 तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश सोल्ड द स्टॉक ऑफ द कंपनी एक्स फॉर ₹7200। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, सोल्ड यानी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। सोल्ड क्या होती है, सेलिंग प्राइस। वो दिए 7200 एंड इनका लॉस ऑफ 40%, तो 40% का क्या है, लॉस है। At what price should he have sold the stock to have gain a profit of 25%? तो उसको 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब देखो इसको मैं आपको बेसिक से बताता हूं, शॉर्टकट भी बता देता हूं। अब 40% लॉस है, 40% लॉस है, मतलब ये जो प्राइस है ये लॉस के बाद की प्राइस है। गलती ये नहीं करनी है, 7200 का 40% नहीं निकालना है, ये गलती हर बार होती है। 7200 का 40% नहीं निकालना है, ये 40% लॉस के बाद की वैल्यू है। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मैं रिपीट करता हूं, ये स्टेटमेंट याद रखो, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। वो हर बार कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। अगर आपने 7200 पे कैलकुलेट कर दिया तो वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 40% का लॉस है, मतलब 60% की वैल्यू कितनी है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 60%। तो 60% की वैल्यू है 7200, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 100 इंटू 7200 डिवाइडेड बाय 60। ये 0 कैंसल, तो ये कितना होगा, 6 से डिवाइड किया ये 12 होगा, 120, ये 2 0, इसका मतलब 12,000। ये क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 12,000 है, 12,000 पे 25%, 25% कितना होता है 1/4। कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिसे हमें सीधा सॉरी कुछ परसेंटेज होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि समझो 62.5, इसको सीधा मैं क्या लिख सकता हूं 5/8। क्लियर है ये। समझो 57.12, ये होगा 4/7। इससे क्या होता है कि आपके कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं। तो यहां पे सेम है 25% यानी 1/4। ठीक है, तो ये 3,000 का मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट, किस पे 12,000 पे, तो 12,000 प्लस 3, तो ये कितना होगा 15,000। तो इसका आंसर कितना आता है 15,000 आता है। क्लियर है ये। ठीक है, ओके। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट बताता हूं कि इसको शॉर्टकट से कैसे करना है। अब देखो 72,000 है, 40% लॉस, तो सीधा कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 100, सेलिंग प्राइस 1, वो कितनी है 60%। हमें कितने चाहिए 25% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हर बार कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो सेलिंग प्राइस 2 कितनी चाहिए 125%। अब 60% की वैल्यू कितनी है, 60% की वैल्यू है 7200। हमें चाहिए 125% की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है ये। अब कैलकुलेशन है, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आएगा, ठीक है 12 से, तो इसको भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 125 इंटू 12 कितना होता है 1500। ठीक है, और ये आगे के 2 0 हो गए, 1 0, ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना होगा 15,000। क्लियर है ये। देखो बेसिक से तो आपको आ जाएगा 125 इंटू 7200 डिवाइडेड बाय 60, ये 0 कैंसिल, ये 0, ये 6 के, ये 120, तो आपको अल्टीमेट वही करना है 125 इंटू 12, तो 125 इंटू 12 ये ओरली आना चाहिए। क्लियर है ये। अब देखो हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं।
मैं आपको 2-3 मेथड बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको क्या है ना, पूरे एग्जाम में मेथड मालूम चाहिए। अगर मैंने एक ही मेथड बताई, अगर वो ही आपको याद नहीं रही, तो आपको सेकंड मेथड चाहिए, ऑप्शन बी भी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी भी चाहिए। अब देखो, मुझे यहाँ पे 40% का लॉस है। अब 40% इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 2/5। ये जो 2 है ये है कॉस्ट प्राइस, और ये जो 5 जो है वो है कॉस्ट प्राइस, और 2 जो है वो होती है लॉस। ये क्या है? लॉस है, ठीक है। यहां पे क्या दिया है? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5, ठीक है। 2 का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 3। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 3। अब 25% प्रॉफिट है, तो 5 पे 25%, 1/4 ये लेना होगा। ये होगा 1.25, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस यहां पे कितनी होगी? 6.25। तो ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है? 7,200। तो 6.2 की वैल्यू कितनी होगी? इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब अ पर्सन, ठीक है, परचेस ऑफ 15 पंपकिन ईच फॉर ₹20। एक कितने में लिया है? 20 रुपए में। 2 pumpkins were rotten, hence he disposed them and the remaining was sold at 25. Find the rate of loss or profit. तो हमें बताना है लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब a person purchased 15 pumpkins each for ₹20। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 15 into 20, तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए 300। 2 pumpkins were rotten, hence he disposed them and the remaining was sold। अब 15 है, 15 में से 2 खराब है, तो बचे कितने हैं? 13, ठीक है। एक कितने को बेचा है? 25। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 13 into 25, तो ये होगी, कितना होगा ये? 325। कितना होगा ये? 325। अब 300 रुपए की चीज मैं 325 में बेच रहा हूं, तो मुझे 25 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो यहां पे जो भी लॉस है, ये लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये 25 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 300 into 100। ये 0 कैंसिल, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 25/3। तो यहां पे ये ए ऑप्शन, इसका आंसर कितना आता है? 25 डिवाइडेड बाय 3% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट, इन अ कंपनी सेल अ बाइक विद एन मार्केट प्राइस ऑफ ₹78,000। अब देखो, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। तो मार्केट प्राइस दी है, ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी है? 78,000 एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 60,000। इसके 2 पार्ट कर दिए उन्होंने। एक पार्ट हो गया 60,000, दूसरा बचा कितना है? 18,000। इसके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट पे कितना डिस्काउंट दिया है? 5% का। तो इसमें 5% का डिस्काउंट है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 60,000 का 5% कितना होता है? 60,000 जो है उसका 10% होता है 6,000। 10% कितना होता है? 6,000, ठीक है। तो 5% इसका हाफ, 3,000। तो यहां पे 3,000 का डिस्काउंट दिया है। मैंने माइनस साइन इसीलिए दिया है क्योंकि वो डिस्काउंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे रिमेनिंग अमाउंट एंड ओके एंड 3% ऑन द रिमेनिंग। तो इसके 3% रिमेनिंग पे दिए हैं। तो 18,000 के 3% कितना होता है? 540। तो ये इस पे डिस्काउंट है, ये इस पे डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 3540। तो 78,000 इसमें से 3540 माइनस कर दिए, तो मुझे टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना होगा ये 60, ये होगा 4, ये होगा 4, 74460। 74460, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, द एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय द कंपनी। एक्चुअल प्राइस कितनी है? तो एक्चुअल प्राइस है 74,460। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इफ देयर आर 63 लीटर ऑफ द मिल्क इन अ ड्रम विथ अ मिल्क। अब देखो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, अब क्वेश्चन आया है एलिगेशन का।
उसमें ही उन्होंने रेशो भी दिया है, सॉरी मिक्सचर का उसने उन्होंने रेशो भी दिया है 7:9। अब यहां पे देखो मिल्क और वाटर, इनका रेशो दिया है 7:9। इफ देर आर 63 लीटर ऑफ द मिल्क इन अ ड्रम, तो हम क्या करेंगे, इसको 7x लेंगे, इसको 9x लेंगे। तो मिल्क कितना दिया है, व्हाट इज देयर आर 60 मिल्क, तो मिल्क कितना है 7x, तो 7x की वैल्यू कितनी है 63 लीटर, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 9। हमें क्या कैलकुलेट करना है वाटर, तो वाटर कितना है 9x, तो 9 इंटू 9 कितना होगा 81, तो इसका आंसर आएगा 81 लीटर। इसको और इजी करते हैं, मिल्क एंड वाटर इनका रेशियो है 7:9। एक्स लेके कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है, तो सीधा मिल्क कितना है 7, ठीक है 7 की वैल्यू कितनी है 63, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 6 के टेबल में कब आता है ये इंटू 9, तो इसको भी इंटू 9 कर दिया, 9 9 जा 81, तो इसका आंसर कितना आता है 81। क्लियर है ये। नेक्स्ट, ठीक है, फॉर अ स्मूथी कॉल फॉर 1 कप ऑफ द स्ट्रॉबेरी फॉर एवरी 2 कप ऑफ द मिल्क, मतलब इन्होंने सीधा रेशियो दिया है स्ट्रॉबेरी और ठीक है मिल्क, इनका रेशियो दिया है 1:2। इफ यू वांट टू मेक अ स्मूथी यूजिंग 4 कप्स, ठीक है 4 कप्स ऑफ द स्ट्रॉबेरी, ये कितने कप्स चाहिए 4, तो एक की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8, तो कितने मिल्क लगने वाला, हाउ मेनी कप्स ऑफ द मिल्क यू शुड यूज, ठीक है 8, तो इसका आंसर कितना होगा 8। ये जो है ठीक है स्ट्रॉबेरी और मिल्क, इनका इन्होंने पहले रेशियो दिया है 1:2, ठीक है, अगर हम 4 स्ट्रॉबेरी ले रहे तो मिल्क कितना लगने वाला है 8 कप लगने वाला है। क्लियर है ये। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹25,800 for 1 to 5 years at 34/7% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब आ गया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR डिवाइडेड बाय 100। P प्रिंसिपल, N नंबर ऑफ इयर्स, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो होता है, कभी भी याद रखो PCPA, यानी परसेंट पर एनम। इसका मतलब हमें क्या करते हैं, समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 13/4/7%, तो ये एक साल का है 14, ठीक है 13/4/7% पर एनम होता है। क्लियर है, ओके। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझो मैंने बैंक में से 50 लाख रुपीस का लोन लिया है, तो मुझे बैंक को 50 लाख नहीं देने पड़ते, 50 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो मैं बैंक को जो पैसे रिटर्न करने वाला और रीपे करने वाला हूं वो होगा 50 लाख, उस पे इंटरेस्ट, दोनों की जो एडिशन होगी उसे बोलते हैं टोटल अमाउंट। तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करना है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया है यहाँ पे 25,800, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं ये 7/5, 5 1 5 प्लस 2 7/5 इंटू ये कितना होगा 13 7 91 प्लस 4 95 डिवाइडेड बाय 7, ये परसेंट है डिवाइडेड बाय 100, ये वाला 100। अब सीधा कैलकुलेशन है, ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 5 ये कितना होगा 19, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 258 इंटू 19। अब आपको कैलकुलेटर होता है, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 259 इंटू 19 होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा 25,800, इसमें हमें वो ऐड करना पड़ेगा, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या है आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसकी मेथड ये होती है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है PNR डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल दिया है, इससे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन फॉर 1 year ऑन द सेम अमाउंट एट R% इज 2.21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है,
इसको दो अप्रोच है, एक बेसिक से जाओ फॉर्मूला से, दूसरा है ऑप्शन से जाओ। तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताता हूं कि पहले बेसिक से कैसे जाते हैं और दूसरा ऑप्शन के साथ कैसे जाएंगे। ठीक है, अब देखो द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 2 इयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें से अगर मैंने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो वो क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। अब इसमें उन्होंने क्या दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए है 2 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, यहां पे देखो P ब्रैकेट में 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का पावर n, n कितना है 2 माइनस प्रिंसिपल। ये कहां से आया, मैंने सॉल्व किया, 100 1 100 प्लस R, 100 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PNR, अभी हमने देखा था PNR अपॉन 100। ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स उन्होंने 1 दिए है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे होगा PR अपॉन 100। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंटू 1 है ना, इंटू 1 वैल्यू उतनी आती है, तो यहाँ पे होगा P डिवाइडेड बाय 100। अब इन दोनों का रेशियो दिया है, अब इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2.21। तो ये होगा P 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस P। अब मैंने P अगर कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है, P को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे 1 बचेगा, ठीक है, और ये बाहर कितना होगा P डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला है PR डिवाइडेड बाय 100। तो ये PP क्या हो जाएगा, कैंसल। लेकिन इनका रेशियो दिया है कितना, 2.21। अब ये पूरे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, तब आपको R की वैल्यू मिलेगी। अगर ये कैलकुलेशन करने हैं तो देखो 100 प्लस R ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, -1 डिवाइड इज इक्वल टू 2.21 इंटू R अपॉन 100। ये जो है ये इस तरफ ले लिया, अब इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये कितना होगा, 100 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, 2AB, तो ये कितना होगा 200R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, ये -1 उधर चला गया, तो ये 2.21 R डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये होगा 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कैलकुलेशन होगा, ये कैंसल, ये 0 कैंसल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 221R प्लस 100 स्क्वायर। अब कैंसल क्या होगा, 100 स्क्वायर कैंसल, ठीक है, ये 221R में से ये चला गया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये बचेगा 21R और ये कैंसल, तो R की वैल्यू आएगी 21%। तो R की वैल्यू कितनी आती है, 21%। ये पूरा बेसिक है, ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ये पूरा बेसिक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमें क्या करना है, सीधा ऑप्शन से जाना है। सीधा हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, वो सबसे इजी अप्रोच है। कैसे जाएंगे, हम मन से लेंगे, प्रिंसिपल कितना है 100, प्रिंसिपल कितना है 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हमें ऑप्शन से कलेक्ट करना पड़ेगा, उससे पिक करना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। नंबर ऑफ इयर्स है 2 इयर्स, किसके लिए, कंपाउंड के लिए, और नंबर ऑफ ये 1 ईयर किसके लिए, सिंपल के लिए। क्लियर है ना ये, तो देखते हैं 100 है तो पहला ऑप्शन कितना है यहाँ पे 21, तो हम यहाँ पे लेते हैं 21%। समझो, तो देखो प्रिंसिपल 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 21, सेकेंड ईयर का कितना होगा 21 का 21%। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो 21 का 21%, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है
4.41 कितना होता है 4.41। ये याद रखो, अगर कैलकुलेशन करना है, समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 13%, तो एक पहले ईयर का 13, दूसरे साल का कितना होता है 13 का स्क्वायर 1.69, इसमें ऐड कर दिया 14.69। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने समझो दिया है 17%, तो पहले साल का कितना होगा 17, दूसरे साल का 17 का 17 का 17%, 2.89, इसमें ऐड कर दिया 19.89, ये हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट है, ये 21 है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 4.41। हमें डेसिमल क्यों दे रहा है, क्योंकि वो परसेंट में है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 2.89 क्यों ले रहा है, क्योंकि वो ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब डिवाइडेड बाय 100 है, इसलिए वो 2.89 ले रहा है। तो ये कितना होगा 21 और ये 4, 25.41, ये सॉल्व किया तो 46.41, ये क्या हो गया, ठीक है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 21। अब इनका रेशो 46 बाय, ठीक है सॉरी 46.21 डिवाइडेड बाय, ठीक है 21। अगर ये आप सॉल्व करते हो तो देखो 21 2 जा 42, बचे कितने 4, फिर से 42, 21.21, तो ये कितना होगा 2.21, और हमें उतना ही चाहिए 2.21। तो पहले इसमें आर कितना दिया है यहां पे 21%, तो सीधा ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। अब ये क्वेश्चन आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन 3.5 इफ, अब 2 ट्रेन है उनका रेशियो दिया 3:5, इफ द सेकंड ट्रेन रन्स, अब यहां पे फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है 300 किलोमीटर, स्पीड मालूम नहीं है, और टाइम कितना है 4, तो यहां पे स्पीड कितनी होगी 300 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड हो गई 75 किसकी, सेकंड ट्रेन की, तो 3 और 5 रेशियो है, तो 5 की वैल्यू कितनी होती है 75 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 की वैल्यू, 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो इसको भी 15 से कर दिया, 15 3 जा 45, तो इसका आंसर कितना आता है 45 आता है। क्लियर है ये, चलो नेक्स्ट, 4 women and 3 men can do a piece of work in a 20 days, while 2 women and 4 men can complete the same piece of work in a 30 days। अभी एक क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का, इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन बनेंगे 2, जैसे कि ठीक है वुमन का एक दिन का काम कितना होता है 1/W लेते हैं, एक वुमन का एक दिन का काम 1/W। ठीक है, मेन का एक दिन का काम कितना होगा 1/M। क्लियर है, अब कितने वुमन है 4, तो ये हो गया 4/W, ये 3 है, ठीक है, तो ये होगा 3/4, मतलब 4/W प्लस 3 डिवाइडेड बाय M, इसकी वैल्यू होती है 20 डेज, 1/20। दूसरा इक्वेशन, 2 वुमन प्लस 4 मेन, 4 मेन, इनका कितना दिया है उन्होंने 30 डेज, 1/30। हाउ मच टाइम विल टेकन बाय 7 वुमन एंड 9 मेन, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है 7 वुमन यानी हमें कैलकुलेट करना है 7 वुमन प्लस 9 मेन, इनका हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन। अब देखो आपको क्या करना होगा, ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करते देखो, मैं क्या करने वाला हूं 1/W जो है 1/W इसको लूंगा A और 1/M इसको लूंगा B, तो ये होगा 4A प्लस 3B इज इक्वल टू 1/20, और यहां पे होगा 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 1/30।
ये सॉल्व करेंगे तो ए बी मिलेगा, एक मेन एक वुमन, ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, देखो इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी एक कंसेप्ट होती है टाइम एंड वर्क में, मतलब ठीक है, एक काम करना है, वो काम करने के लिए मेन को कितने दिन लगते हैं, वुमन को कितने दिन लगते हैं, एक मेन को कितने लगेंगे, एक वुमन को कितना लगेंगे, ये हम कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं इफिशियंसी। समझो, ठीक है, एक मुझे क्या करना है, एक काम करना है, 4 मेन को अगर वो काम करने को 20 डेज लगते हैं, वही काम करने को, ठीक है, समझो 4 वुमन को 36 डेज लगते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगी, उनकी इफिशियंसी मिलेगी। इफिशियंसी मिलेगी मतलब इनका रेशो कितना होता है, ठीक है, 4 से डिवाइड किया 5, ये हो गया 9, इनका 9:5, ये हो गया उनका इफिशियंसी का रेशो। मतलब 9 यूनिट, 4 मेन एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, 4 वुमन एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो हमें वो यूनिट कैलकुलेट करना होगा। ये मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले हमें वो यूनिट कैलकुलेट करना होगा कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, 4 मेन और सॉरी वुमन है पहले, सॉरी 4 वुमन प्लस 3 मेन, ये कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में, ठीक है, मेन इंटू डेज। वही काम 2 वुमन और 4 मेन कितने दिन में करते हैं, 30 डेज में। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, इसको 2 से 4 2 8, 8 वुमन प्लस 6 मेन इज इक्वल टू 3 2 6 वुमन प्लस 12 मेन। तो वुमन को एक तरफ लेते हैं, मेन को एक तरफ लेते हैं, तो 8 में से ये 2, तो 2 वुमन इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, कितना होगा 6 मेन, तो वुमन इज इक्वल टू 3 मेन। तो ये हमें क्या मिल गया, उनके इफिशियंसी मिल गई। इसका मतलब एक 3 मेन जितना काम करने वाले हैं उतना ही काम सिर्फ एक मेन वुमन करेगी। 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम, ठीक है, एक वुमन करेगी। ये हो गया उनका इफिशियंसी का रेशो। अब हम कैलकुलेशन करते हैं यहां पे 4 वुमन, ठीक है, एंड 3 मेन। अब इनको एक तो वुमन में कन्वर्ट करो या मेन में कन्वर्ट करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, वुमन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मेन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक वुमन जो है वो 3 आदमी का काम करती है, तो 4 वुमन कितने करेंगे, 12 का, क्योंकि इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 4, तो इसको भी कितने से करना पड़ेगा 4, तो 4 वुमन इज इक्वल टू 12 मेन आ गया। तो 4 वुमन इज इक्वल टू 12 मेन, तो टोटल मेन कितने हो गए 15, तो 15 मेन 20 दिन में काम करते हैं। ये क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ, 7 वुमन, अब फिर से यहीं पे जाना पड़ेगा, हमें 7 वुमन चाहिए, तो इसको मैंने 7 से, तो इसको भी 7 से कर दिया, तो ये 21, तो 7 वुमन यानी 21 मेन। मतलब 7 वुमन जितना काम करती है उतना ही काम हमें करना है। उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, 21 मेन को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 21 प्लस 9 कितना हो गया 30, तो 30 x दिन में करते हैं। क्या मैं वही कैलकुलेट करना है ना, ये 0 कैंसिल, ये 0 3, ये 5 5 2 10, तो कितने दिन लगेंगे 10 डेज लगेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 10 डेज आएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें उनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी मेन और वुमन की, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, बिलो इज द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 81 स्टूडेंट। इन्होंने 81 स्टूडेंट का हमें क्या दिया है, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल, फाइंड द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास जो होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। मॉडल क्लास वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो होता है मॉडल क्लास।
तो यहाँ पे चेक करो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, ये 5, ये 10, ये 14, ये 20, कौन से, ठीक है, इसमें है 50, 54, तो आंसर कितना होगा 50, 54। क्लियर है ये? देखो क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते, उसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी क्वेश्चंस की आती है। ये सिर्फ सैंपल पेपर है, इसलिए उन्होंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई ये भी टॉपिक आ सकते हैं आपको। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एज मंथली अर्निंग। अब ए है, ए की मंथली अर्निंग फॉर द ईयर, तो उन्होंने दिया है, ठीक है, मंथ दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का रिकॉर्ड दिया है, ठीक है। पहले मंथ में उसकी अर्निंग कितनी थी 110, ये 1000 में है, समझो 11,000 है, तो ये 12,500 13,500 ये उन्होंने दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब रेंज क्या होता है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये होती है उसकी रेंज। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है चेक करो, यहाँ पे 180, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 180 माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 110, ये हो गया 70, ये 1000 में है, मतलब 7000, ठीक है। अब 7000 इसमें भी है, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आंसर, तो आंसर ए और सी दोनों में से एक होगा। क्लियर है? अब ए होगा या सी होगा, ये कहां से पता चलेगा, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने सॉल्व किया है ना, कितना आता है 70। अब इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन, 290, ये 0 0 कैंसल, 7/29, जो भी आएगा ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक आंसर मिल जाएगा आपको। ये तो इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, ठीक है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपकी कंसेप्ट समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट, ये होगा, और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये होता है उसका। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट, द मीन ऑफ द 150 एटम्स इज 45, मीन यानी एवरेज। तो उन्होंने, ठीक है, एवरेज दिया है, कितना दिया है एवरेज 45, देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, एसडीबी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 3.5, फाइंड इट्स सम एंड द सम ऑफ स्क्वायर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करनी है, मतलब सम कैलकुलेट करनी है, सिर्फ सम नहीं कैलकुलेट करनी है, और ठीक है सम ऑफ स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी लेने हैं। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सीधा हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला से जाते हैं। अब फॉर्मूला क्या है देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, पहले क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन है, पहले सम निकालनी है। सम तो क्या है, एवरेज, मीन यानी एवरेज, तो मैंने पहले बताया था एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो एवरेज कितना दिया है 45, सम, ठीक है, नंबर्स कितने हैं 150, तो इसकी सम कितनी होगी 45 इंटू 150, तो ये होगा 0, 15 5 जा 75, कैरी होगा 7, 15 4 जा 60, 67, 6750, 6750 कहां पे है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 6750 यहां पे है और यहां पे, मतलब आंसर क्या होगा, ए और डी होगा। क्लियर है ये? अब देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, इसके लिए फॉर्मूला अलग है, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू ये जो मीन दिया है, ठीक है, ये जो मीन होता है, मीन स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर, तो ये होता है, ठीक है। अब मीन स्क्वायर, मीन कितना दिया है उन्होंने 45, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होगा 45 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.5 ब्रैकेट का स्क्वायर, इसको कितने से 150 से मल्टीप्लाई। अब ये कैसे करेंगे, 45 का स्क्वायर कितना होता है, अब 45 का स्क्वायर करना है, तो ये 5 के लिए मैं कितना लूंगा 25, 4 के बाद आता है 5, 4 5 जा 20, मुझे समझो 85 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 8 के बाद 9, 9 8 जा 72, ठीक है। तो ये 45 का स्क्वायर कितना आ गया 2025, इसका स्क्वायर अभी बताया मैंने
ये 35 ले 35 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4, 4 3 12, तो ये होगा 12.25, तो ये होगा 2037.25 इनटू नंबर्स कितने हैं 150, तो ये आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, बी और डी दोनों में से एक होगा, ये क्लियर है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहां पे द बिलो टेबल गिव द डेटा ऑफ द 5 बैंक्स एंड द नंबर ऑफ द पर्सन टेकिंग लोन ओवर द ईयर, तो उन्होंने यहां पे लोन दिया है हमें, ठीक है, लोन का पूरा डेटा दिया है। 91 में ए ने 26,000 का लोन लिया है, ठीक है, 30,000 का, और यहाँ पे 25,500 का, ये पूरा डेटा दिया है। इस डेटा का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, इसे बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, इसे क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, एक ग्राफ आता है, ग्राफ कौन से होते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, या बार ग्राफ हो सकता है, या पाई चार्ट हो सकता है, या ठीक है लाइन ग्राफ हो सकता है, एक स्पाइरल कंसेप्ट आती है वो होता है, या स्पाइडर कंसेप्ट होती है वो कंसेप्ट आती है। तो यहां पे उन्होंने सिर्फ टेबल दिया है, अब टेबल के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टेबल, विच बैंक, ठीक है, रिकॉर्डेड द लिस्ट नंबर ऑफ पीपल टेकिंग पर्सनल लोन फ्रॉम 91 टू 94, कौन से, ठीक है, विच बैंक रिकॉर्डेड द लिस्ट नंबर ऑफ पीपल टेकिंग पर्सनल लोन, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है, किसने, बैंक ने, ठीक है। तो अब देखो ए, इनकी टोटल, इनकी टोटल, इनकी टोटल, इनकी टोटल, इनकी टोटल, जिनकी टोटल कम आएगी वो हमारा आंसर होगा। अब ये कैलकुलेशन आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है, डिटेल कैलकुलेशन, ये आपको कैल्सी आता है, कैल्सी आप ये सिर्फ एडिशन करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। ए की टोटल, बी सी डी ई टोटल ले लो, जो लिस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकिंग, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक बी, तो बी में से कितने लोगों ने लोन लिया है, तो ये कैलकुलेट करते, ये 500, ये 500 है, तो वो कितना होगा 1000 होगा, ठीक है, कैरी 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 8 5 13 14, ये 15, कैरी होगा 1 3 3 6, ये 10 और ये 11, तो ये हो गया बी, ठीक है। व्हेन कंपेयर, इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकिंग लोन ऑल द बैंक्स इन ऑल अबव ईयर्स, मतलब सबकी टोटल, सबकी टोटल जो आएगी वो नीचे आएगा इनटू 100, ये उन्होंने पूछा है, तो आपको इन सब की टोटल लेनी पड़ेगी, वो डिवाइडेड इनटू 100, क्लियर है ये। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां पे देखो और एक दिया है उन्होंने ग्राफ, अब ये है, ठीक है, बार ग्राफ, यहां पे एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। अब देखो, द ग्राफ समराइज द परचेस कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, परचेस कॉस्ट और द सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया है, डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के उन्होंने दिए यहां पे, ठीक है। अब देखो, द टेबल प्रोवाइड, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रोडक्ट ए है, ठीक है, प्रोडक्ट ए है, ठीक है, प्रोडक्ट ए है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी दी है उन्होंने, कॉस्ट प्राइस है 2.25, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी दी है उन्होंने 3, तो ये, ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ऐसा ही उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन किसमें दी है उन्होंने, बार ग्राफ में। अब टेबल में क्या दिया है देखो, द टेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट क्वांटिटी का, ठीक है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, परचेस एंड द करस्पॉन्डिंग लॉस परसेंट फॉर द ईच प्रोडक्ट ड्यू टू द, ठीक है, एक्सपायरेशन, मतलब यहां पे 5% का लॉस है, तो ये 500 है, 500 का 5% का लॉस है यहां पे, क्लियर है ना, मतलब 100 पे 5 का लॉस है, तो ये कितना होगा 25 का, मतलब 475, मतलब 500 है, उसमें 5% का लॉस है, तो 500 के 5% 25 है, तो एक्चुअल हम कितने सेल करने वाले हैं, सिर्फ 475 करने वाले हैं। यहां पे 400 है, 400 का 3% 12, तो 400 में से 12 चले गए,
तो वो होगा 388। ऐसा उन्होंने पूरा डेटा दिया है। अब जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या दिया है देखो, द एवरेज सेलिंग प्राइस। अब एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, द एवरेज सेलिंग प्राइस। अब एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 है, ए प्रोडक्ट ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 4.25, सी की कितनी है 3, डी की कितनी है 4 और ई की कितनी दी है उन्होंने 3। ठीक है, ये उन्होंने क्या दिए सेलिंग प्राइस। लेकिन ए के कितने हैं 475 इंटू 475। ठीक है, बी के कितने हैं 385 388 सी के कितने हैं 350 के 2% मतलब 7 तो 343, तो ये 343। ठीक है, ये 450 के 2%, 450 के 2% कितने होते हैं, देखो अब ये कैलकुलेशन ओरली आनी चाहिए। 450 ये 100%, 10%, 1%, 2% कितने हो गए 9, तो 450 में से 9 चले गए 441। देखो मैं ओरली कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो आप उतना समझ लो कि क्या है वो। ठीक है, मैं ओरली कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, 600 के 4%, अब 600 के 4% कितना होगा 24, तो इसमें से 24 माइनस कर दिए 576, इन सब का मल्टीप्लीकेशन होगा, वो एडिशन डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करना पड़ेगा, वो हो गया इसकी एवरेज। एवरेज क्या होता है सम, हम इसकी सम निकालेंगे डिवाइडेड बाय नंबर्स, इनके एडिशन उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा उसका एवरेज होगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। चलो नेक्स्ट, अब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट, अब यहां पे कितना प्रॉफिट है 2.25 है 3, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ है 0.75, 2.75 है 4.25, ये प्रॉफिट मिल जाएगा, ये मिलेगा, वो फिर से उसको इतने से मल्टीप्लाई 475, फिर इसको कितने 388 से मल्टीप्लाई, फिर उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसको कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोवाइडेड पाई डायग्राम द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने परसेंटेज दिया है। ठीक है, किसका दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी विद अ टोटल ऑफ 30%। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय, तो 30% फीमेल एम्प्लॉय है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेल टू द फीमेल एम्प्लॉय रेशियो इन एचआर डिपार्टमेंट 5:4। अब एचआर डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट है, इसमें मेल और फीमेल इनका रेशियो कितना दिया है 5:4। गिवन दैट द एचआर डिपार्टमेंट हैज अ टोटल ऑफ 40 फीमेल, तो ये 40 फीमेल है तो ये कितने हो गए 50, तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं 90 है, 4 की वैल्यू 40 तो 5 की वैल्यू 50, टोटल एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं 90। ओके, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब एचआर डिपार्टमेंट में कितने 22.25, तो 22.25% है, उसकी वैल्यू हो गई 90। उन्होंने पूछे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना है 17.5% की वैल्यू कितनी होगी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 22.5 इंटू 4 कितना होता है 90, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 17 4 68 और ऊपर के 2 70, तो ये कितना होगा 70। तो ठीक है, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं 70 एम्प्लॉय है। क्लियर है ये। नेक्स्ट, ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 फीमेल्स एम्प्लॉय, हर ठीक है डिपार्टमेंट में कम से कम कितने एम्प्लॉय चाहिए 5 फीमेल एम्प्लॉय चाहिए हर डिपार्टमेंट में, कंसिडरिंग द 5:4 मेल टू फीमेल रेशियो। मेल और फीमेल इनका रेशियो दिया है 5:4 इन द, ठीक है, रेशियो इन द एचआर डिपार्टमेंट एंड द टोटल ऑफ 40 एम्प्लॉय इन एचआर। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 40, किसमें एचआर डिपार्टमेंट में, मेल और फीमेल इनका रेशियो दिया है 5:4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में कम से कम
5 फीमेल एम्प्लॉइज चाहिए। कंसिडरिंग द 5:4 मेल टू फीमेल रेशियो इन द HR डिपार्टमेंट, तो उन्होंने 5:4 रेशियो दिया है, एंड टोटल ऑफ 40 फीमेल एम्प्लॉय, 40 है, ये 40 है, तो ये 50 होगा, फिर से HR में कितना होगा, 90 होगा। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय पॉसिबल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने पॉसिबल हो सकते हैं। अब कम से कम, अब यहां पे उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है, मैक्सिमम पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर इसमें सबसे पहले कि HR में कितने हैं, 90। अब HR डिपार्टमेंट कितना है, 22.5, तो 22.5% की वैल्यू हो गई 90, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो 25 इसको कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, तो टोटल कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, 400 एम्प्लॉय। 400 एम्प्लॉय में 30% फीमेल, तो 120 ये होने चाहिए, ठीक है। 120 एम्प्लॉय किसमें होने चाहिए, टोटल फीमेल एम्प्लॉय, उसमें से, ठीक है, HR में कितने हैं, 40, तो HR में से 40 चले गए, तो अदर डिपार्टमेंट के कितने होने चाहिए, 80। अब अदर डिपार्टमेंट है, HR चला गया, ठीक है, हमें उन्होंने पूछा है मार्केटिंग में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, कम से कम 5 फीमेल एम्प्लॉय होने चाहिए एज, तो इसमें 5 हो गए, ये इसमें ऑपरेशंस में 5 हो गए, अकाउंट में 5 हो गए, सिक्योरिटी में 5 हो गए, तो वो 5 5 5 वो 15 चले गए, ये ठीक है 40, मतलब 15 और ये 40, 15 और ये 40, 55, तो 120 में से 55 माइनस कर दिए, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ये, तो ये है, ठीक है, DI का क्वेश्चन, तो यहां पे उन्होंने पाई चार्ट में DI दिया है। क्लियर है ये, तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन था, तो नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का होगा यहाँ पे। Thank you so much guys for being patient. Till now you have already seen the VRC के solutions, that is English के solutions, Quant के solutions. I know you are very serious about your exam, इसलिए आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो। एंड मूविंग अहेड मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का पूरा स्ट्रेटेजी एज वेल एज सॉल्यूशंस बताऊंगा आगे के सेक्शन में। However, before we move ahead, there's a small request. ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। We plan to make more marathon sessions या फिर one shot sessions of this comparatively aptitude आपके एग्जाम्स के लिए। तो if this video gets 100 plus likes, which I very well hope कि वो हो ही जाएगा, 100 plus likes, then obviously we'll have more such videos. 1, 2, if we get 1000 plus subscribers, I know a lot of you would be watching, but you don't subscribe to the channel. Please, it's a sincere request कि आप subscribe भी करें वीडियो देखते वक्त. So if this video, through this video we get 1000 plus subscribers, we'll also launch daily quizzes on our app. This will be absolutely free, daily quiz on Placer2 app. And if this particular video gets 1500 plus subscribers, this video helps us in getting 1500 plus subscribers, we will have one all India mock test that will be free. One all India mock test. So it's a simple request. I kindly urge you, if you could do this for us, we'll be very happy. ठीक है? Now coming to logical reasoning, अब start करते हैं सर logical reasoning. Logical reasoning में जो उन्होंने sample paper दिया है, उसमें अलग-अलग topics हैं, ranging from puzzles to coding, decoding to syllogism, so on and so forth. अब जो first question दिया था उन्होंने इस sample paper में, this was of seating arrangement and puzzles. ये puzzle का question है. Now the fact is ये मैं आपको explain करूंगा, but at the end of this video ये explain करूंगा for the very same reason, क्योंकि ये इतना बड़ा set है, कम से कम 2.5 minutes जाएंगे मुझे solve करने में. That is 1. 2.5 minutes में भी I just have only one question to answer from this. तो अगर मैं 2.5 minutes invest भी कर रहा हूं और even exam में 2.5 minutes invest करने के बाद अगर आपके सामने सिर्फ एक question है, तो वो question end में attempt करना चाहिए, starting में नहीं. इसीलिए ये मैं बाद में आपको एंड में बताता हूं, उसके पहले मैं आगे के क्वेश्चंस लेता हूं. लेट्स सी. सो ये सैंपल पेपर में सेकंड क्वेश्चन था लॉजिकल रीजनिंग का. अगर आई डोंट नो इफ यू नो दिस टॉपिक और नॉट, दिस इज नोन एज सिलॉजिज्म. सिलॉजिज्म का अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो. सर प्लीज पोस्ट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंप्लीट टॉपिक सिलॉजिज्म. वो हम लोग पोस्ट कर देंगे. मीनवाइल आई एम जस्ट टेलिंग यू द सोल्यूशन.
सोल्यूशन बेसिकली आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट्स की सारी चीजों को ट्रू मानना होता है, एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस स्टेटमेंट्स you have to conclude whether this conclusion follows या if it is true or not. So let us start, sir. Some hill is land. ठीक है, some hill is land, ये obviously syllogism में कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, right? उसके बाद all land is plateau, ये मैं erase कर देता हूं, just a second, yeah. All land is plateau, particularly land पूरा plateau के अंदर आ जाएगा, इस तरह से all land is plateau. A few lands का मतलब ही क्या है, again some lands, ठीक है. Some lands are peaks, तो some ये plateau because दोनों का स्टार्टिंग लेटर सेम है इसलिए मैंने पूरा स्पेलिंग लिख दिया. So, a few lands are peaks, तो ये इसको इस तरह से बना देता हूं, few lands are peaks, ठीक है. तो that is it. This is the information that we have been given in the question. Now, अब conclusion क्या क्या दिया है, some peaks are hills, some peaks are hills. ये वाला मेरा peak का है, ये वाला hill का है. पर्टिकुलरली अगर आप देखते हो इंफॉर्मेशन लैंड और पीक के बारे में दी है और लैंड और हिल के बारे में दी है. पीक और हिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. दे कैन बी फ्रेंड्स और दे मे नॉट बी फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है. सो पर्टिकुलरली ये क्या कह रहे हैं, सम पीक्स आर हिल्स. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, सर कुछ ना कुछ पीक्स तो फ्रेंड्स हो सकते हैं हिल्स के साथ. ओके फाइन, नो पीक इज हिल, ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन अजम्पशन कि ये हो सकता है, फेयर इनफ. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, बट दोनों में से एक चीज कंफर्म होने वाली है. आई डोंट नो विच ऑफ दिस वुड बी ट्रू, बट एटलीस्ट वन ऑफ दिस वुड बी ट्रू. इसलिए आंसर इसका क्या आता है, आइदर 1 or 2 इज ट्रू, आइदर 1 or 2 इज ट्रू, एंड दैट कम्स फ्रॉम द ऑप्शन C, either 1 or 2 follows. I know a lot of many students get confused within what is either 1 or either 2. Let me give you a small example. Let's say if you're watching me now, ठीक है, let's say for example अभी मैं घर पे जा रहा हूं, ठीक है, घर पे जाते वक्त लेट्स से द स्टेटमेंट इज मयूर सर का एक्सीडेंट हो गया. ओके, दैट इज द स्टेटमेंट. कंक्लूजन 1, मयूर सर विल डाई. कंक्लूजन 2, मयूर सर विल नॉट डाई. ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक चीज होने वाली है, तो व्हाट यू विल से इज आइदर 1 or 2 विल फॉलो. इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, फिर कभी अगर इफ यू पोस्ट द कमेंट एज सिलोजिज्म, वी विल बी पोस्टिंग अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलोजिज्म ऑन दिस चैनल. ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ा ब्रीफ में बताया आइदर 1 or 2. दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन इन द सैंपल पेपर. मूविंग अहेड, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन मैं आपको बता देता हूं 30 सेकंड्स आर मोर देन इनफ. गुड इन्वेस्टमेंट, इजीली हो जाता है. बढ़ते हैं आगे. अब ये वाला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन इन द सैंपल पेपर दैट दे गेव. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं, या लेटर सीरीज कह सकते हैं, या कोडिंग डिकोडिंग में भी सीरीज कह सकते हैं. अब इसमें जो सीरीज होती है, इसमें इंटरनल सीरीज भी होती है और एक्सटर्नल सीरीज भी होती है. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सटर्नल सीरीज फॉलो कर रहा है. एक्सटर्नल मतलब क्या, कि इसका फर्स्ट अल्फाबेट इज लिंक्ड विद दिस अल्फाबेट, इसका फर्स्ट अल्फाबेट इज लिंक्ड विद दिस अल्फाबेट, इसका लास्ट अल्फाबेट इज लिंक्ड विद लास्ट अल्फाबेट ऑफ दिस. सो दैट इज व्हाट द एक्सटर्नल लॉजिक ये फॉलो कर रहे हैं. सो पर्टिकुलरली अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो इस तरह से चल रहा है. सी का जी के साथ कैसे रिलेशन है, दैट इज अगर आप एबीसीडी कहेंगे, डी ई एफ जी, दैट इज द फोर्थ लेटर आफ्टर सी. सो यहां से +4 हो रहा है. ठीक है, एम के बात करें, एम से आर का कैसा रिलेशन है, दैट इज NOPQR, दैट इज द +5 रिलेशन. ठीक है, और यही सीरीज सब जगह फॉलो हो रहा है. सो व्हाट वी वुड वांट एन आंसर एज O से +4 एंड B से +5. एंड मैं X वाला नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस मैचिंग है, इसका फर्स्ट सेम है और ये अलग अलग है. तो इन एन हरी आई वुड ऑल्सो लुक एट द ऑप्शंस and again the question and again the options and again the question so that I minimize my time. ठीक है, so O के बाद अगर मैं +4 करूं, MNOPQRS, so obviously इधर ऑप्शन A और B. B का चेक करता हूं, B के बाद +5, so B C D E F G, so answer is option A. Answer is option A. We have been following an external logic. The elements are connected in an external way. कि सामने वाले का फर्स्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड टू माय फर्स्ट एलिमेंट. दिस वाज द पर्टिकुलर लॉजिक फॉलोड. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन इजी है, वेरी ऑनेस्टली 30 सेकंड्स तो नहीं लगेंगे, इसमें 45 सेकंड्स लग सकते हैं. एक एडवाइस ये होता है कि आप ABCD पहले से लिख के रखें आपके पेपर पे, सो दैट दीज क्वेश्चंस थोड़ा इजी लगे. मूविंग अहेड सर, कमिंग टू दिस अगेन अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के एक टाइप का कह सकते हैं आप. बट ये इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है,
बट आंसर पक्का आता है। अगर आप बहुत पेशेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर पक्का आएगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर in the word deliberately? Okay, we are looking for some pairs in this word deliberately, which has as many letters between them as in the English alphabetical series. ठीक है, तो अगर let's say for example deliberately word में उनके बीच में let's say for example D and I, D और Y में जितने letters यहां पर है, number of letters, अगर उतने ही alphabetical series में है, that is ABCD वाले में, then DY is a pair that you would say. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये मतलब होता है। सिमिलरली एक सिली मिस्टेक ये जो स्टूडेंट्स करते हैं, they tend to forget this word line, count both backward and forward directions. I'll explain backward and forward कैसे बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट के आसपास लग सकते हैं, बट हाथ के मार्क्स होते हैं, जनरली इजी ही होता है ये क्वेश्चन। सो डू नॉट बी इन अ रश टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस से सॉल्व करिएगा। लेट मी एक्सप्लेन ये। ठीक है, तो अभी मैं पहला पैर देखता हूं डीई। ठीक है, डीई अल्फाबेटिकल सीरीज में 0 लेटर्स होते हैं, यहां पे भी 0 लेटर्स है, तो डीई इज माय 1 पैर। ठीक है, इस तरह से यहां पे 3 पैर आपको मिलने वाले हैं। एक तो ये वाला भी मिलने वाला है RST। ठीक है, ये वाला, बिकॉज आई नो दिस, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो RT यहां पे ओरिजिनल सीरीज में S होता है, यहां पे A है, तो इसलिए पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, यहां पे भी एक लेटर है, सीरीज में भी एक लेटर है, तो RT। अब एक और पैर है LE। LE अब कैसा है मैं आपको बताता हूं। जब बिकॉज उन्होंने कहा है बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, तो कौन सा LE की बात करते हैं? तो ये वाला जो L है, ये वाला जो E है, यहां से आप काउंट कीजिए EFGHIJKL, तो इस तरह से भी सही है। सो दिस सीरीज, ये इसमें LE भी एक पैर है। जनरली हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमारे आंसर 2 आते हैं, बट बैकवर्ड भी करना चाहिए। तो आप कैसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवेज यू नो द आंसर इज 3, बट आप कैसे करना चाहिए, बिकॉज D है यहाँ पे, DEFGHIJKLMNO, जो भी वर्ड्स दिख गए वो आपने सेम आए वो आपने मार्क करना है, या फिर उल्टा भी करना पड़ेगा, LMNOPQ, ये रिवर्स जा रहा हूं। सो यू हैव टू चेक बोथ वेज, दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल। आप चाहे तो इस पे नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स, बट बी वेरी एक्यूरेट, दिस टेक्स टाइम्स। So this was the, I believe, the third question that we did solve. The third question in the sample paper. Moving ahead to the third ही था ना, देख लेते हैं एक बार। Yeah, this was the fourth. एक हम लोगों ने skip किया जो end में करेंगे, ठीक है। Now coming back to this was the fifth question given in the sample paper. Very easy question. मैं ज्यादा explain नहीं करूंगा. This is eligibility test का question. You may read it for yourself. This is self-explanatory question. आप directly पढ़ के ये solve कर सकते हैं। थोड़ा अगेन रीडिंग में टाइम लगता है, बट इट्स एन इजी टॉपिक, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। दैट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना चाहिए। मूविंग अहेड, लेट्स सी। देन अगेन कोडिंग डिकोडिंग। नाउ इफ यू कुड सी, कोडिंग डिकोडिंग या लेटर सीक्वेंसिंग के ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो दिस वाज द 6th क्वेश्चन इन द सीरीज, सॉरी 6th क्वेश्चन इन द सैंपल पेपर। यहां पे भी कुछ लॉजिक लिया है उन्होंने, एंड व्हाट दे हैव यूज्ड इज एनालॉजी। तो अगर एनालॉजी में ये क्या कह रहे हैं, TC के साथ 60 लिंक्ड है। TC के साथ क्या लिंक्ड है? 60। सिमिलरली X और E के साथ क्या लिंक्ड है? X और E के साथ क्या लिंक्ड है, या कौन सा नंबर लिंक्ड है? एज इन्फॉर्म टू यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ABCD क्वेश्चन के पेपर के स्टार्टिंग में लिख के रखा तो बहुत ईजी जाएगा। नाउ बिकॉज आई रिमेंबर पर्टिकुलरली T का जो नंबरिंग होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, दैट इज 20। C का जो है 3 है, तो 20 into 3 is 60। सो पर्टिकुलरली जो भी उनका पोजीशन है अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसका मल्टीप्लीकेशन होके दे आर गिविंग द नंबर। सिमिलरली X का अगर आप देखते हैं तो X का नंबर क्या है? 24। E का नंबर क्या है? 5। तो 24 into 5, the answer should be 120. The answer should be 120, and hence the answer is in option A. That is your answer for this particular question. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, and I hope आपने अगर अब तक वीडियो देख रहे हो, you have liked the video, you've subscribed to the channel, and please help us making 1500 subscribers so that we can launch a lot many things on our app. ठीक है, थैंक यू। सो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। नाउ course of action वाला क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग सर।
क्रिटिकल रीजनिंग में पर्टिकुलरली आपको एक स्टेटमेंट दिया है एंड अकॉर्डिंगली हाउ यू विल एक्ट इन दिस, वो पूछा है कि फॉर पर्टिकुलर दिस सिचुएशन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एज वेल, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल यू डू एज एन एक्शन, ठीक है. सो लेट्स रीड आउट दिस स्टेटमेंट. Rajan, who is the technical team leader at XYZ company, mostly insults their team member for even small mistakes. Okay, so Rajan particularly insults his team members for the smallest of the mistakes. What should be the course of action? Let's see. He should be fired from the job immediately. Okay, this is one course of action that they are talking about. All the team members should also reply to him in the same sense and tone as Rajan does. वेरी ऑनेस्टली आपको अंदर से बहुत इच्छा होगा कि लेट अस क्लिक एज ये वाला कर लेते हैं कि ही शुड बी फाइड, बट दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क एट अ कंपनी. सो यू विल नॉट बी यूजिंग दिस ऑप्शन. ये आप डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते. फर्स्ट पहले क्या होगा, एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च होगी, देन एचआर विल कॉल हिम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इमीडिएटली फायर शुडंट बी द राइट वर्ड, ठीक है, ये नहीं होगा. ऑल द टीम मेंबर्स शुड, ये भी नहीं हो सकता. सो नन ऑफ द एक्शंस should be taken for this, none of these actions should be taken for the particular statement or situation that we have taken, we have been given. इसलिए तो आंसर क्या आएगा, neither one not two follows. इसमें accuracy इस type of questions में particularly speaking about critical reasoning generally is around 70 or 80%. Don't try to overburden yourself कि मेरा 100% accuracy चाहिए critical reasoning में, possible नहीं है, particularly in statements and assumptions. Course of action में generally 100% accuracy आ जाता है. Moving ahead to the next question, sir. Okay, very easy question. इसे आप visual reasoning कहेंगे. Visual reasoning में भी अगर आप देखें, आपके सामने क्या कहा है, select the correct image of the given figure when the mirror is held or placed at AB. अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है. एंड मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं फटाफट, ठीक है. लेट्स सी. सो इन्होंने मिरर इमेज पूछा है, ये आपका मिरर है. कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आया तो इट्स वेरी इजी. जैसा भी आपका पोजीशन है, लेट्स से दिस इज द पोजीशन, आप डायरेक्टली उसको फ्लिप कर दें, ठीक है. जैसे ही आप फ्लिप कर देंगे आपको मिरर इमेज मिल जाता है. तो पर्टिकुलरली एन अगर होगा तो एन यहाँ पे फर्स्ट पे तो वहां पे सेकंड में चला जाएगा, ऐसे यहाँ पे सेकंड में तो वहां पे फर्स्ट चला जाएगा, एंड इसका मिरर इमेज आपको तुरंत दिखेगा. दैट इज क्यू आपको इस तरह से हुआ तो क्यू कुछ इस तरह से दिखेगा. जेड अगर ऐसा है तो आपको ऐसा दिखेगा वहां पे. एस अगर ऐसा है तो आपको एस वैसा दिखेगा. एन अगर इस तरह से है तो पर्टिकुलरली आई थिंक आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ एन प्रॉपर्ली, बट आपको समझ जाएगा, ठीक है. अच्छा एस सॉरी यहाँ पे आएगा, हाँ दैट इज करेक्ट. यस एस यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ठीक है. सो द पर्टिकुलर ऑप्शन इज आंसर ए. द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर इज आंसर ए. आई होप दिस इज क्लियर. एंड अगर आप सीरियसली सॉल्व कर रहे हो तो पॉज करके सॉल्व करो. इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन यू मे गो विद द फ्लो. मूविंग अहेड. नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच the figure pair share the same relationship as that shared by the given pair of figures. Again, this is a kind of a question that you would call as analogy या फिर same relation के हिसाब से आपको देना है. अब अगर आप देखें इन्होंने क्या किया है कि जो बीच वाला फिगर है has the same position but black का white हो चुका है. The upper वाला फिगर has changed its position. ये वाला position ने change किया है but ये white का black हुआ है, ये भी black का white का black हुआ है. अगर आप देख रहे हो व्हाइट का ब्लैक हो रहा है, ब्लैक का व्हाइट हो रहा है, बट द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द फिगर इज नॉट चेंजिंग. द ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ द फिगर इज आल्सो नॉट चेंजिंग. भाई ऐसा रिवर्स हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है. सो अगर मैं देखूं इसका पोजीशन चेंज हुआ है बट ये व्हाइट का ब्लैक होना चाहिए था, नहीं हुआ है. इसका पोजीशन भी चेंज, पोजीशंस बराबर चेंज हुआ है बट व्हाइट का ब्लैक नहीं हुआ है. इसका पोजीशन तो क्या फिगर ही चेंज हो गया है. इसका बराबर पोजीशन चेंज हुआ है, व्हाइट का ब्लैक भी हुआ है, व्हाइट का ब्लैक हुआ है, पोजीशन भी चेंज हुआ है. सही है. आंसर इज ऑप्शन डी. आंसर इज ऑप्शन डी सर फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन एनालॉजी, रिलेशनशिप, जैसा भी आप कहना चाहें, यू मे कॉल दिस विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज. इफ यू वांट टू सॉल्व बाय योरसेल्फ यू मे पॉज द वीडियो. एज ऑफ नाउ मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. यू शुड बी गुड एट कैलकुलेशंस so that you get this early. Let's see. 78 again series है. 78 का क्या हो रहा है 156. 156 का क्या हो रहा है 468. तो अगर आप देख रहे हैं यहां से इसका डबल हो रहा है, यहां से इसका ट्रिपल हो रहा है. वेरी ऑब्वियस. 150 का ट्रिपल इज 450, 6 का ट्रिपल इज 18, दैट इज व्हाई 468. यहां से यहां हैज टू बी इनटू 4
एंड यहाँ से यहाँ फिर हैज टू बी इनटू 5. सो वी आर लुकिंग फॉर एन आंसर दैट इज 1872 इनटू 5. दिक्कत अगर जा रहा है कैलकुलेशन में तो 1800 का 5 टाइम्स इज 9000, 72 का 5 times is 360. So the answer should be 9360, and that comes out in the which option? Option number C. I hope this is clear. Again, a pattern of number series. If you would want to like this video, please like, subscribe कीजिए so that we float some daily quizzes of such format on the app. Moving ahead, again, numbers का ही logic है, but in the analogy format. Solve करना चाहते हो तो pause करो video, else मैं आपको directly explanation दे रहा हूँ, ठीक है? So this number is related to this number in some way. What number would be related to this number? ठीक है, तो this is our question that they have asked. So अगर देखें 140 का 25 हुआ है, there would be a lot of things आपके दिमाग में कि 140 का 25 कैसे हुआ होगा. But the smallest things जो हमें दिखाई दे रही है, इसका sum of digits लिया है, that is 1 plus 4 plus 0, it comes out to be 5, और इसका square लिया है, that is आंसर आएगा 25. अब एक काम कीजिए, लॉजिक तो मैंने समझा दिया है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, आप आंसर कमेंट में दीजिएगा सो दैट यू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ. लॉजिक मैंने बता दिया, लास्ट स्टेप आपको करना है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. मूविंग अहेड. ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. लेकिन अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था. मैंने कहा था कि इट्स एन लेंथी क्वेश्चन, इट हैज ओनली वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. वो हम लोग एंड में करेंगे, ये मैंने कहा था. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ पजल्स, तो वो अब हम लोग सॉल्व करते हैं. थोड़ा लेंथी है, बट ध्यान से सुनिएगा, पक्का आपको सॉल्व करने आएगा. मूविंग अहेड, लेट्स सी. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैड आस्क्ड, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट का था, ठीक है. लेट्स सी, इस क्वेश्चन की बात करते हैं. दिस इज अ पजल. पजल पे अगर 3-4 क्वेश्चन हुए बिल्कुल सॉल्व करो, एक ही क्वेश्चन है तो मत सॉल्व करो इन द एग्जाम, ठीक है. बाकी इजी क्वेश्चंस हैं आगे. लेट्स सी. अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं पजल्स का. पजल्स का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दैट यू रीड एवरीथिंग वेरी केयरफुली. मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूं. In a hospital, there are 7 patients, PQRSTUV, including children and men. 7 लोग हैं. Some of these are children and some of these are men. So let's see, आगे बढ़ते हैं. They are admitted in 3 rooms, 7, 8 and 9. So particularly 3 rooms हैं. Room number 7, room number 8 and room number 9. However, all of these are admitted in any of these rooms. तो मैं एक काम करता हूं, इसे लिख देता हूं R7, R8, R9. This is my base of the question. इसके हिसाब से मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा क्वेश्चन. इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पजल हो, कि आप बेस प्रॉपर्ली बनाए, वरना क्वेश्चन टफ लगने लगता है. नाउ at least 2 patients are in each room and at least 1 child is in each room. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का ये फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू. एटलीस्ट 2 पेशेंट आर इन ईच रूम. अब 7 लोग हैं, कम से कम 2 लोग हर रूम में चाहिए, तो मैं पहले कम से कम 2 लोग दे देता हूं यहाँ पे. 2, 2, 2, ठीक है. अब बिकॉज 2, 2, 2 यहाँ पे चला गया, बिकॉज एटलीस्ट 2 चला गया, एंड उसके बाद क्या होगा, एक ही पेशेंट मेरे पास बचा है. सो पर्टिकुलरली अगर आप देखते हो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेशेंट्स इन डिफरेंट रूम्स वुड बी इन दिस वे, 2, 2, 3. कौन से रूम में 2 होंगे, कौन से रूम में 3 होंगे, वो अभी तक नहीं पता. दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट पीपल. एटलीस्ट 2 बोल दिया है तो 2, 2, 2 रख दो, एंड देन एक ही बचा तो वुड लैंड अप इन सम ऑफ द रूम, वन ऑफ द रूम. बट ये इजी था, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी आ रही थी. जनरली मे बी आपके सैंपल में नहीं आएगा उतना, सॉरी आपके एग्जाम में इतना टफ नहीं, ये टफ नहीं है, ये इजी है. इससे ज्यादा टफ में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज्यादा आती हैं, बट यहाँ पे एक ही है, 2, 2, 3. मूविंग अहेड. And now they say that there is at least 1 child in each room. तो अगर 1 child अगर at least है हर रूम में, तो minimum number of children कितने होने चाहिए, 3. Minimum number of children कितने होने चाहिए, 3. This is the minimum number of children. Men would be less than or equal to 4. Children would be more than or equal to 3 because there are total 7 people. आगे बढ़ते हैं सर. R, who is a child, is not admitted in the room of P and T. Fair enough. अब देखिए एक गड़बड़ क्या करते हैं, आर हु इज अ चाइल्ड, ठीक है, तो मैं चिल्ड्रन का एक यहां पे बना देता हूं, चिल्ड्रन का ग्रुपिंग यहां पे बना देता हूं, एंड मेन का यहां पे बना देता हूं, ठीक है. सो आई नो वन ऑफ द चाइल्ड इज आर, ठीक है. अब आर इज नॉट एडमिटेड इन द ग्रुप एज पी, इज नीदर एडमिटेड इन द ग्रुप एज टी. बहुत स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन क्या करते हैं, आर इज नॉट एडमिटेड इन द सेम रूम एज पी एंड टी. आर पी के रूम में नहीं है, आर टी के रूम में भी नहीं है. फेयर इनफ. बट इसका मतलब ये नहीं है
कि P और T साथ में है। ये जनरल मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स पजल सॉल्व करते वक्त। सो आई रिपीट, R is not with P, R is neither with T, but that doesn't imply that P and T are in the same room. आगे देखते हैं, कुछ ऐसा कहा हो तो पता चल जाएगा। You, a man, is admitted in the room in which only Q is admitted. Very important, sir. You is a man, ठीक है, तो उसको men group में डाल देता हूं, and is admitted with only one extra person. That particular person is a child. ठीक है, so you is a man and ये कोई child के साथ है, and उसके रूम में exactly 2 लोग हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। Because of the word कौन सा कहा है सर उन्होंने? Only Q। ठीक है, सो यहां पे मैं Q, ओके, ओनली Q कह दिया है कि उन्होंने, यस परफेक्ट, तो Q आ गया, चिल्ड्रन में भी Q आ गया। अब ये कौन से रूम में रहेगा पता नहीं, बट इनके साथ कोई और रहेगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दैट इज द थिंग। P child is admitted in room number 7. Great, P child is admitted in room number 7. So P is a child. P is a child, is admitted in room number 7 with his father and T. With his father, तो यहाँ पे P का father है, P का father obviously would be a man, and then there is T. ठीक है, then there is T. तो एक जो रूम हम लोग ढूंढ रहे थे जहां पे 3 लोग हैं, that is room number 7 sir. So यहाँ पे मैं उसे erase कर दूं, अच्छा नहीं हो रहा है erase, तो मैं let me write down, there are 3 people here, P child, and then there is a man who is father of P, and then there is T. We are still not sure whether T is a man or a child. ठीक है, V is admitted in room number 9 sir. Okay, fair enough, V is admitted in room number 9. अभी भी नहीं पता कि V child है या man है। ठीक है, now T is the father of R sir. T is the father of R, तो T is the father, तो हम उसे man कह देंगे। ठीक है, T is the father of R and not P। ठीक है, अब R के 2 सेकंड बात कर लेते हैं। R कौन से रूम में आएगा सोच लेते हैं, लेट्स सी। पहले तो U और Q को हम लोग रख देते हैं, बिकॉज U और Q दोनों साथ में ही रहना चाहते हैं और उनके रूम में और कोई नहीं आने वाला है, बिकॉज रूम नंबर 9 में V है, तो U और Q ना रूम नंबर 9 में जा सकते हैं ना रूम नंबर 7, इसलिए वो लोग यहां पे आएंगे, U एंड Q, दैट इज मेन और चाइल्ड यहां पे। ठीक है, नाउ आगे क्या कहा है, R, अब कौन कौन बाकी है? आई थिंक मेरे पास एक R बाकी है और S बाकी है। नाउ अगर आप R की बात करें, R को ऑलरेडी हम लोग क्या कह चुके हैं? चाइल्ड। R को ऑलरेडी अगर हम लोग चाइल्ड कह चुके हैं, तो यहाँ पे स्पेस किसकी है? मेन की। यहाँ पे स्पेस मेन की है, तो इसलिए R यहाँ पे नहीं आएगा, R यहाँ पे आएगा सर, R यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट, लेट्स सी। T इज द फादर ऑफ, ये भी आ गया R। ठीक है, बाकी कौन बचा है? S। बाकी कौन बचा है? S। S कंफर्म यहाँ पे आएगा। R इज अ चाइल्ड, R इज अ चाइल्ड ऑलरेडी पता है। अब V के बारे में वी डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्शन, V के बारे में वी डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्शन, हेंस ही कैन बी मेन और ही कैन ऑल्सो बी अ चाइल्ड। वी हैव एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, सारा मेरा सोल्यूशन अभी पहले इरेज कर देता हूँ। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन सर दैट वी यूज। ठीक है, सो ये भी हटा देता हूं मैं, हाँ राइट, परफेक्ट। ये इस तरह से है। रूम नंबर 7 यू हैव P S T, चाइल्ड मेन मेन। रूम नंबर 8 यू हैव U and Q, मेन एंड चाइल्ड। रूम नंबर 9 यू हैव V and R, R इज अ चाइल्ड बट V के बारे में नहीं पता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द 3 रूम्स? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द 3 रूम्स? सो आंसर क्या आएगा? आइदर देयर आर 3 चिल्ड्रन और देयर आर 4 चिल्ड्रन। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? 3 और 4। आंसर क्या आएगा? 3 और 4। सो 3 तो आपको पता है कौन कौन हो सकते हैं, P, R, Q and V can also be a child. Now obviously you would ask me, so why not data inadequate? Particularly if you ask me, the answer is data inadequate. अगर ये ऑप्शन ही नहीं दिया होता, 3 और 4 के जगह नहीं दिया होता ऑप्शन, तो I would have written data inadequate, but because उन्होंने 3 और 4 दिया है, then I would write this as 3 or 4. Both of the options is correct, but I would choose 3 or 4 because sounds more correct, because we already have a conclusion that they are 3 or 4. 1 या 2 या 3 or 4 या 5 होता, then I would have written data inadequate. So this was about the logical reasoning part that is given in the sample paper, and I already told you, please subscribe to the channel. That really motivates us to bring such more videos. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर। मुझे ये गारंटी कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर ऐप के थ्रू हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए।
कौन सी सीरीज चाहिए, कोडिंग के ऊपर भी आपको अगर डेडिकेटेड इग्नाइट ओरिएंटेड सीरीज चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपकी एग्जाम से पहले वो सीरीज लॉन्च हो जाए। इस वीडियो का अगर 100+ लाइक हो जाए तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि आपको वन शॉट सीरीज डिलीवर कर पाए। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और ऐप के थ्रू हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।